में नहीं जा रहा, मैं दूसरी इंसिडेंट आपको बताता हूं। दिल्ली में एक थिएटर है उपहार सिनेमा, सुना आपने? कोई ट्रेजेडी हुई थी बहुत बड़ी, आग लगी थी यस उस सर। उपहार सिनेमा हाँ के सर, अंदर। आग लग गई थी जिसके कारण वो बंद हो चुका था। यस, तो बॉर्डर फिल्म स्क्रीन हो रही थी, याद है? और पहला शो था वो दिल्ली में, विच वॉज स्पेशली अरेंज फॉर न्यूली वेड कपल्स, बिल्कुल न्यूली वेड कपल्स के लिए था। उस उपहार सिनेमा ट्रेजेडी में आपको याद होगा कि वी लॉस्ट 55 पीपल बिकॉज ऑफ द शेयर नेग्लिजेंस ऑफ द पीपल हु आर मैनेजिंग द थिएटर। कैसे इमरजेंसी में अगर आग लग जाए तो करना क्या चाहिए? तो आप वेन एवर यू एंटर एनी थिएटर, आपने देखा होगा उसके कम से कम 6 गेट्स होते हैं। देयर आर 6 एग्जिट पॉइंट्स इन एनी थिएटर यू एंटर, बिग थिएटर। अब फर्स्ट एड ये है कि अगर आग लगे तो सबसे पहले जो लोग हैं उनको उन गेट्स को ओपन करना चाहिए, जो भी गेट्स हैं। उपहार सिनेमा में हुआ ये था, इफ यू रिमेंबर, उसकी पूरी इंक्वायरी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये पता चला, व्हेन द फायर ब्रोक आउट, all the crowd, all the people inside the audience started running towards the one available gate। एक ही गेट खुला था और सब उसी के पीछे भाग रहे थे, और उसमें स्टैम्पीड हुआ, लोग गिरे और वो गेट वर्चुअली ब्लॉक हो गया, है ना? सफोकेशन से लोगों की डेथ हुई। तो इसमें फर्स्ट एड क्या है? फर्स्ट एड ये कि वन हु इज सिटिंग नियर द एग्जिट, सब ओपन कर दीजिए, गेट्स को ओपन करिए। जब भी कहीं फायर लगे, अगर आप कमरे में बैठे हैं, आप क्लासरूम में बैठे हैं, तो पहला स्टेप ये होना चाहिए कि वी मस्ट ओपन द गेट्स वाइड ओपन। अब वहां पे जो उपहार सिनेमा में 6 एग्जिट द्वार थे, लेकिन एक ही द्वार खोला हुआ था। तो जो टॉर्च मैन होता है अंदर, जो थिएटर में लोग काम करते हैं, जो लड़के होते हैं, उनकी फर्स्ट एड ये थी, उनको इमीडिएट करना ये चाहिए था कि इमीडिएटली दरवाजे को खोलते, जस्ट दे वर रिक्वायर्ड टू ओपन द डोर, ताकि जो लोग अपने अपने दरवाजे से निकट हैं वो उधर से भाग जाते। ऐसा नहीं हुआ, सबसे पहले वही लोग भागे, दोज हु आर सपोज्ड टू ओपन द गेट्स, वो बच्चे भागे, उन्होंने जाके अपने अथॉरिटीज को इंफॉर्मेशन दी, इस बीच में सफोकेशन हो गया। तो देयरफॉर रिमेंबर, इन एनी सिचुएशन वेयर यू फेस फायरिंग, वेयर यू फेस फायर, हमेशा याद रखिए द फर्स्ट स्टेप इज टू ओपन द डोर नियरेस्ट टू यू। जैसे आप एयरलाइंस में सफर जब करते हैं, व्हेन यू ट्रैवल टू द एयरलाइंस, तो आपको वो बहुत बार बार बताते हैं एग्जिट द्वार देख लीजिए, आप जहां बैठे पहले एग्जिट द्वार देख लीजिए। इन केस ऑफ एनर्जी यू हैव टू टेक योर नियरेस्ट एग्जिट पॉइंट, नॉट दैट कि जो पीछे बैठा वो बिल्कुल आगे के डोर से भाग रहा है। ओके, तो 6 एग्जिट डोर हैं, 3 इधर 3 इधर, सबको अगर खोल देते तो सब लोग भाग सकते थे, सफोकेशन नहीं होता। ये असल में फर्स्ट एड माय फ्रेंड्स इज बेसिकली ए बिजनेस ऑफ कॉमन सेंस। It requires you to take decision immediately take decision लेना होता है। और क्या कर सकते हैं? देखो, बहुत सिंपल चीज है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत से लोग वार्डन होंगे, you enter a hostel and you find that a student has tried to commit a suicide, God forbid। ऐसी सिचुएशन बहुत होती है कि किसी ने ब्लेड से अपनी ये रेडियल आर्टरी को काट लिया, और आप जब एंटर होते हैं तो आपने देखा कि कोई स्टूडेंट जो है वो बेड के ऊपर लेटा है, उसका हाथ नीचे गिरा है और उससे ब्लीडिंग हो रही है। ओके, नाउ इमेजिन द सिचुएशन, यू एंटर ए हॉस्टल रूम एंड यू फाउंड दैट ए स्टूडेंट इज लाइंग ऑन द बेड एंड ही इज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, बह रहा है उसके हाथ से खून। अब इमीडिएटली हम क्या कर सकते हैं कि उसकी जान बचाएं? इमीडिएटली फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप उसके हाथ को ऊंचा उठा दीजिए, लाइक दिस। ओके, और इसको प्रेशर लगाइए, यहाँ पे प्रेस द ब्लीडिंग पॉइंट, रेज द हैंड अबाउट द ग्रेविटी। इससे क्या होगा, व्हेन यू डू दिस, द ब्लड फ्लो व्हिच वाज फ्लोइंग टुवर्ड्स द ग्रेविटी, ये 1/6 हो जाएगा। इसकी ब्लड के बहने की जो रफ्तार है वो एकदम से 1/6 हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आप उसको रेज द हैंड अगेंस्ट द ग्रेविटी, अप्लाइड सम प्रेशर, इस पे आप थोड़ी देर प्रेशर लगा देंगे, ऊंचा उठा देंगे, ब्लीडिंग रुक जाएगी। अदरवाइज अगर आप इसे छोड़ देंगे और कोई स्टूडेंट ब्लीड कर रहा है तो मैक्सिमम 15-20 मिनट में बॉडी का सारा ब्लड निकल जाएगा और वो मर जाएगा। ओके, कितना ब्लड होता है बॉडी में हमारे? 6 लीटर। अब अगर बिग कट है, बड़ा कट है, तो 5-6 मिनट के अंदर निकल जाएगा। स्मॉल कट है, इट विल टेक टाइम मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स।
but simple maneuver using your common sense, just raise his hands against the gravity, इस पे पट्टी बांध दीजिए, इसको हाथ से प्रेशर दीजिए, एंड यू कैन सेव द लाइफ. ओके, ये फर्स्ट एड मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि इट डजंट रिक्वायर एनी मेडिकल क्वालिफिकेशन. फर्स्ट एड की ब्यूटी ये है कि कोई भी बहुत अच्छा फर्स्ट एड दे सकता है जिसके पास कॉमन सेंस हो. ये जरूरी नहीं कि आप मेडिकल स्टूडेंट्स हो. फर्स्ट एड का जो कोर्स होता है, दुनिया भर में जो फर्स्ट एड कोर्सेज रन किए जाते हैं, उसमें कोई बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं होती. ओके, एनी पर्सन फ्रॉम एनी बैकग्राउंड कैन टेक अप दैट कोर्स. और देखो, इंडिया में तो हमारे यहाँ उतनी जागरूकता नहीं है. In many countries, first aid course is so very important. If you want to become a teacher, you have to undergo a first aid course. जैसे हमारे यहाँ है ना कि एयर होस्टेस बनना है आपको, रेलवे गार्ड बनना है, ड्राइवर बनना है, तो फर्स्ट एड कोर्स होना चाहिए. लेकिन मुझे नहीं पता कितने ड्राइवर फर्स्ट एड कोर्स करते हैं, नहीं करते. लेकिन रिटन यही है कि एवरी ड्राइवर मस्ट अंडरगो ए फर्स्ट एड कोर्स. लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता. आप बस ड्राइवर को देख लीजिए. तो ये सिचुएशन जो है ना, ये बहुत ही भयानक इसलिए है कि आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है. इसलिए मैं बार बार कहता हूं, यू मस्ट नो हाउ टू सेफगार्ड योर लाइफ. देखो, यहां बहुत सी सिचुएशन ऐसी होती हैं. आई कैन गिव वन अदर एग्जांपल. जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पहली बार शपथ ली थी, तो उनका एक मिनिस्टर था गोपीनाथ मुंडे. पता नहीं आपको याद है, महाराष्ट्र का. रिमेंबर, मिस्टर गोपीनाथ मुंडे वाज गोइंग टू मुंबई एंड ही वाज गोइंग टू दिल्ली एयरपोर्ट टू कैच ए फ्लाइट टू मुंबई. अभी उसने शपथ ली और उसे जाके बॉम्बे में अपने घर पे सेलिब्रेट करना था. वो दिल्ली में अपने घर से निकला, एयरपोर्ट के रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गोपीनाथ मुंडे का. ही वाज अ वेरी स्टॉलवर्ट लीडर ऑफ महाराष्ट्र. और वहां पे उसके साथ पुलिस की भी 2 एस्कॉर्ट गाड़ियां थी. एक्सीडेंट हुआ, 15-20 मिनट तक रोड साइड पे, समझ रहे, उनकी गाड़ी रही, और ना ड्राइवर ने, ना पुलिस के लोगों ने कोई फर्स्ट एड दिया. अब आपको मैं ये बता सकता हूं कि सबको पता होना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में जब किसी का एक्सीडेंट हुआ, बेहोश हो जाए, तो उसे सीपीआर देते हैं ना, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जो आप जानते हैं. एक बार सांस मुंह से, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देते हैं और फिर हार्ट को हम पंप करते हैं ना. दिस प्रोसीजर इज नोन एज सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन. कार्डियो मीन्स हार्ट, पल्मोनरी मीन्स लंग्स, resuscitate, we try to resuscitate, we try to revive the heart by pumping, okay, air in the lungs, by blowing, mouth to mouth respiration, और एक आदमी हार्ट को प्रेस करता है, जिसे पंपिंग कहते हैं. ये बहुत लाइफ सेविंग प्रोसीजर है. लाखों लोगों की जान बचाई जाती है दुनिया भर में. थाउजेंड्स, लैक्स ऑफ पीपल आर सेव्ड इन ग्रेट ब्रिटेन, इन यूरोप, मेनी कंट्रीज. सबको ये सीपीआर आता है, सबको इतना फर्स्ट एड आता है. हमारे यहाँ ड्राइवर्स को मैंडेटरी है, ये सबको आना चाहिए. लेकिन वी लॉस्ट गोपीनाथ मुंडे सिंपली बिकॉज नोबडी एडमिनिस्टर्ड हिम फर्स्ट एड. और हॉस्पिटल उसको लेके गए, इस बीच में टाइम लॉस हो गया एंड ही डाइड, ही सक्कम्ड टू हिज इंजरी. जिसको बड़े आसानी से बचाया जा सकता था, easily could have saved his life had the drivers or the policemen there would have administered first aid to him. तो ये जो सिचुएशन है हमारे देश में, ये कभी कभी बहुत खतरनाक हो जाती है कि लोगों को फर्स्ट एड नहीं आता, लोग जानते नहीं है. दोज हु आर सपोज्ड टू गिव फर्स्ट एड, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी उपहार सिनेमा की. उपहार सिनेमा में जो मैनेजमेंट था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इमीडिएटली जैसे आग लगे तो कम से कम गेट खोल दीजिए, एग्जिट द्वार खोल देना चाहिए, तो दैट्स ऑल. और उसके बाद पब्लिक खुद ही भाग जाती. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. 2 इंसिडेंट मैं आपको और बताता हूं. आपको याद होगा, कुतुब मीनार दिल्ली में एक मॉन्यूमेंट है ना. कुतुब मीनार कोनिकल स्ट्रक्चर है, आपने देखा होगा, कोनिकल, और उसमें जो लेटर है वो स्पाइरल, इस तरह. स्कूल के बच्चों का, बिलो 5 स्टैंडर्ड्स के बच्चों का एक टूर सोशल स्टडीज का, जो मॉन्यूमेंट की हिस्ट्री को जाता है, 2 बार ऐसा हो चुका है. ये मैं आपको बता रहा हूँ 1997 की बात. 100 के करीब स्टूडेंट्स थे और उनके साथ 10 टीचर्स थे. 10 टीचर्स. ये बच्चे सब कुतुब मीनार पे चढ़े. आपने देखा होगा कुतुब मीनार कोनिकल, जैसे कोन होता है उस तरह का स्ट्रक्चर है, पुअरली इल्यूमिनेटेड है, लाइट्स भी बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा अंधेरा सा रहता है. बच्चे ऊपर चढ़े, उनके साथ टीचर्स थी, तो 4-5 टीचर्स तो पहले ऊपर चढ़ी गई. ऊपर, द टीचर्स वेंट अहेड ऑफ चिल्ड्रन. याद रखिए हमेशा, रिमेंबर, whenever you take a tour of children, especially small children,
आपको क्या करना है कि 5-6 बच्चों के बीच में एक टीचर होना चाहिए. मेक ए क्यू, 5-6 children, then a teacher. 5-6 children, then a teacher. Then say for example 10 children, then followed by teacher. ताकि बीच बीच में टीचर्स अवेलेबल रहें उनको गाइड करने के लिए. यहाँ पे क्या हुआ कुतुब मीनार पे, चिल्ड्रन वर अप स्टेयर्स, बच्चे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ऊपर चले गए, 4-5 टीचर्स ऊपर चली गई, बाकी टीचर्स नीचे थी. सडनली ब्लैकआउट हुआ, एकदम रोशनी चली गई, अंधेरा हो गया, लाइट्स चली गई और बिल्कुल डार्क हो जाता है अंदर से, बिल्कुल कोई जनरेटर सपोर्ट नहीं था. अब जो अंधेरा हुआ तो बच्चों में पैनिक हुआ, चिल्ड्रन स्टार्टेड क्राइंग, तो सब बच्चे नीचे भागने लगे. अब अगर टीचर वहां होती, अलर्ट टीचर होती, यू शुड हैव गार्डेड स्टूडेंट, आस्क स्टूडेंट टू जस्ट वेयरएवर दे शुड स्टे चुप, ओके, जो जहां है वहां रुक जाए, नो पैनिक, बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट वेयरएवर यू आर यू सिंपली स्टे देयर, स्टे चुप, और आप वहां रुक जाइए. लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सब टीचर्स ऊपर थे, कुछ टीचर्स नीचे थे, बीच में कोई नहीं था. दीज चिल्ड्रन गॉट पैनिक और सब भागने लगे. आपने देखा छोटा सा गेट है उसका कुतुब मीनार का, वो सारे बच्चे एक दूसरे के ऊपर गिरे और जो गेट था वो ब्लॉक हो गया. छोटा सा गेट है, 5 फीट का गेट होता है, नैरो सा. अब और देखिए जिस सिचुएशन है जो बार बार मैं आपको बताना चाहता हूं, जो गेटमैन था, ये इंसिडेंट है सुबह 11:30 AM, अर्ली मॉर्निंग की बात है. 2 गेटमैन होते हैं, उस समय एक गेटमैन था केवल और दूसरा गेटमैन चाय पीने गया हुआ था. सी द सिचुएशन सिनेरियो हियर, 2 गेटमैन्स वर सपोज देयर, ओनली 1 वाज अवेलेबल. और एक ने भी जब ये देखा कि इंसिडेंट हुआ तो वो भी भाग गया अपने अधिकारियों को सूचना देने के, साथ ये हो गया. उसको करना क्या था, द गेटमैन वाज सपोज टू जस्ट पुल आउट द स्टूडेंट्स, जो उन बच्चों को खींचना था, सिंपली उनको ड्रैग करके बाहर निकालना था ताकि अंदर ये फंस के सफोकेशन न हो जाए. गेट के ऊपर नहीं, 1-2 आदमी मिलके केवल उसको बच्चों को खींचते. अगर उनकी हड्डी टूट जाती, पैर, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ठीक हो सकता है, फ्रैक्चर सही हो जाएगा, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकती. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो गेटकीपर भी भाग गया और ये सब बच्चे, एक 10-20 बच्चों के बाद ये ब्लॉक हो गया सफोकेशन से. वी लॉस्ट 34 चिल्ड्रन, 34. 22 स्टैंडर्ड्स जो थे, जो 22 स्टैंडर्ड्स कुछ थे जो आसपास में घूमने आए थे, जो समझदार थे, जो फर्स्ट एड जानते थे, जिन्होंने इस तरह का कोई कोर्स किया होगा, उन्होंने उन बच्चों को खींचना शुरू किया, उन बच्चों को. और ये जितनी भी जानें बची आउट ऑफ 100, 34 तो चले गए, तो बाकी जो 66 बचे वो बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ 22 स्टैंडर्ड, उन्होंने उन बच्चों को हेल्प की, उनको बाहर निकाला, तो उन बच्चों को सांस मिली. देखो सबसे बड़ी फर्स्ट एड क्या होती है, कभी भी आप कोई पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाएं, व्हेनेवर यू एंटर द, सबसे पहले ऑक्सीजन लगाते हैं ना. हार्ट पेशेंट हो तो ऑक्सीजन लगेगा, बेहोश है तो ऑक्सीजन लगेगा, है ना. लेबर पेन में आप लेके जाने तो भी ऑक्सीजन की कमी हो रही, तो ऑक्सीजन सबसे बड़ा फर्स्ट एड है. अब अगर कोई कहीं ट्रैप हो गया, कहीं कोई फंस गया, किसी आग में फंस रहा है या किसी बिल्डिंग में फंस गया, तो सबसे पहले उसे बाहर निकालो ताकि उसे ऑक्सीजन मिले. ओके, ये जो अलर्टनेस, इट वाज ड्यू टू द अलर्टनेस ऑफ बाईस्टैंडर्स दैट वी कुड सेव मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन. अदरवाइज जो बच्चे अंदर ट्रैप हो गए, वी लॉस्ट. अब माय फ्रेंड्स, 34 casualties, 34 children dying on a picnic trip. It's a national blame, it's a national loss, a national shame. उन 34 में आप सोचो कोई APJ अब्दुल कलाम बन सकता था, उन 34 में कोई सचिन तेंदुलकर बनता, कोई PT उषा बनती, कोई सरोजनी नायडू बनती, है ना, कोई साइना नेहवाल बनती. कितना बड़ा लॉस है. तो ये एक भी लाइफ, एक भी जीवन खोना नहीं चाहिए. एक भी जीवन, हर जीवन अमूल्य है. इस नो लाइफ शुड बी टेकन फॉर ग्रांटेड. अब एक बच्चा जिस फैमिली में मरा, आप अंदाजा लगाइए उसमें कितना बड़ी प्रॉब्लम, कितनी बड़ी ट्रेजेडी होती है. वी शुड बी वेरी सेंसिटिव टू दीज इश्यूज. हमें हर चीज को अपने बच्चे के ऊपर रख के देखना चाहिए. ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए. एक आध मैं आपको और ब्रेवरी का एग्जाम्पल बताता हूं कि कैसे लोगों ने जान बचाई है. आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू sensitize the importance of acting within seconds. जैसे मैंने आपको बताया था, किसी बच्चे ने ब्लेड से हाथ काट लिया, ब्लीड कर रहा है, तो आपने सिर्फ simply you did this, raise the hands against the gravity, apply some pressure, you save his life. Exactly ऐसा हुआ. 20-22 साल पहले की बात है. दिल्ली में
It was chilly cold, perhaps it was 2nd December or 2nd January. स्कूल बस थी एक, स्पीडिंग स्कूल बस यमुना जो ओवर ब्रिज है उससे गुजर रही थी। आप लोगों को याद होगा, बहुत से लोगों को, दोज हु आर अबाउट 30 दे रिमेंबर। तो जो बस जो थी यमुना ओवर ब्रिज के ऊपर से गुजर रही थी, स्पीडिंग थी, ड्राइवर लेट था और उसने बच्चों को पिकअप किया तेजी से। ड्राइवर वाज अंडर द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल। बाद में तो पूरी इंक्वायरी हुई, शराब पी हुए ड्राइवर था, वो बस को तेजी से ले जा रहा था। यमुना जैसे ही ओवर ब्रिज पे आया तो रेलिंग तोड़ते हुए पूरी की पूरी बस यमुना में गिर गई। अब वहां पे अर्ली इन द मॉर्निंग 7:30 AM, दिल्ली 2 जनवरी इज वेरी चिली कोल्ड, वहां कोई होता भी नहीं। फॉर्चुनेटली एक बोटमैन था, एक बोटमैन, हिज नेम वाज असलम, हिज निकनेम वाज भूरे, असलम भूरे। He was the only eyewitness who saw the actually bus falling, breaking the railing and falling down. अब आप समझिए कि दिल्ली में उस समय टेम्परेचर 5, 6, 7 डिग्री सेल्सियस होता है जनवरी में, 6 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस। अगर इतने ठंडे पानी में आप बच्चे को वैसे भी गिरा दीजिए तो कोल्ड इंजरी से बच्चा मर जाएगा। आप जानते हो ना, अगर किसी बच्चे को आप दरिया में आप फेंक दीजिए इतनी चिली कोल्ड वाटर में, तो वैसे ही कोल्ड इंजरी से मर जाएगा। लेकिन ये असलम, द मैन हु वाज देयर एट द स्पॉट, ही वाज कैरिंग हिज बोट, ही सॉ द बस फॉलिंग, उसने शोर मचाया, ही शाउटेड फॉर हेल्प, उसने शोर मचाया और वो जो पूरी बस गिरी थी उस बच्चों को उठा उठा के लिटरली उसने फेंका है रिवर से, अंदर से बाहर यमुना के किनारे पे ले जाके, जिसे कहते हैं ना फेंकना। अब वहां पे बालू रहती है, सैंड रहता है, तो उसने कहा कोई बात नहीं, हाथ पैर ही तो टूट जाएगा ज्यादा, लेकिन उसने लिटरली बच्चों को लिया और फेंका। 55 टोटल लोग थे उस बस में। इस अकेले आदमी की एफर्ट से 36 लाइफ कुड बी सेव्ड, 36 लाइफ। ही वाज नॉट a literate man, he never went to school, he didn't see the face of any school, neither any of his generation went to school. लेकिन एक आदमी की इंटेलिजेंस ने, उसने सिर्फ ये सोचा कि इन बच्चों को मैं यमुना से पानी से निकाल के बाहर फेंक दूं। और देखो एक बात और, लोग कहते हैं ना कि जब पानी से कुछ डूब जाए तो उसे पहले किनारे पे लाओ, फिर उल्टा लटकाओ, उसका पेट दबाओ, पानी निकले, ऐसा कुछ नहीं है। नो, पानी अपने आप निकलता है। हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स मैकेनिज्म ऐसा है कि अगर आप डूबेंगे ना और बाहर आएंगे तो अपने आप इस तरह का पोस्चर ले लेंगे कि पानी आप निकल जाएगा। तो एक आदमी को एक बच्चे पे नहीं बैठना कि उसका पानी निकाले, नो, आप उसको बाहर फेंक दीजिए, ही विल टर्न रोल करके पानी खुद निकाल लेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ऐसा होता है ना जब आपकी सांस में कोई चीज चली जाती है, अपने आप ही आप एफर्ट करते हो और वो निकल जाती है ना, सम फॉरेन बॉडी एंटर्स योर थ्रोट, आप अपने आप एफर्ट करते हो वो निकल जाता है। इसी तरह पानी का है। दिस मैन, दिस असलम भूरे, the bravery, the intelligence this man had, that he saved 34 lives out of 55. Later president of India ने उसी 26 जनवरी को 26 रिपब्लिक डे को इसको गैलेंट्री अवार्ड दिया था, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। You know, these are the examples where a layman, simple layman, can administer wonderful first aid, wonderful first aid, provided you never lose your nerves. आपको घबराना नहीं है, be strong, take a quick decision, what should I do? बस डिसीजन लेने की है और समझना है कि सिचुएशन क्या है। आई गिव यू अनदर एग्जांपल, जिसको मैंने बोला, ये जो स्पेशली इन रेनी सीजन दीज डेज, घरों में इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना सब जगह। अक्सर ये होता है कि किसी बच्चे ने या आपने स्विच लगाते हुए आपका हाथ बिजली में आ गया। आप देखते हो जैसे किचन में काम कर रहे हो, किचन में भी कई इलेक्ट्रिक पॉइंट्स हैं, गीजर है, ओवन है, मिक्सी का पॉइंट है। अब आप इधर उधर देख रहे हो, आपने पॉइंट लगाया और आप को करंट ने पकड़ लिया। ये जो डोमेस्टिक सप्लाई है 220 वोल्ट्स होती है, और जो प्रेस और गीजर यहाँ तो 440 वोल्ट, 440, बहुत हाई करंट है। और दूसरी बात ये कि ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यू नो व्हाई? बिकॉज ह्यूमन बॉडी, 3/4 ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, 70% तो पानी है हमारी बॉडी में। तो अवर बॉडी इज अ वंडरफुल कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारी बॉडी में करंट तेजी से प्रवाह करता है। ओके, अब करना क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक पॉइंट पे आपने देखा कि कोई बच्चे बहुत करते हैं। बच्चे क्या होता है, जैसे कोई बच्चा लैपटॉप लगा रहा है, कुछ खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, वो इधर उधर देख रहे हैं, दे आर वेरी, यू नो,
बहुत ही शरारती बच्चे होते हैं, बहुत ही नॉटी हैं, दे आर नॉट फोकसिंग, पॉइंट लगा रहा है, इधर उधर देख रहा है, उसको पकड़ लिया बिजली ने। अब करना कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये बिजली का पॉइंट है ना, और यहाँ पे एक बच्चा चिपक गया। अब होता क्या है, नॉर्मली हमारे यहाँ घरों में क्या करते हैं, नॉर्मली पीपल डू, मदर विल कम एंड ट्राई टू ड्रैग द चाइल्ड, होता है ना ऐसा, वो तो मदर को भी करंट लगेगा, फिर 2 आएंगे 3 आदमी आएंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे और सबके सब इलेक्ट्रिक करंट में मर जाएंगे। ऐसा बहुत होता है। इंडिया में हर साल हम 20-25 हजार लाइफ खो देते हैं सिर्फ इसलिए, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिफिकेशन। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिफिकेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट्स की बात नहीं कर रहा, वो तो बहुत ज्यादा है। आई एम टॉकिंग अबाउट घरों के अंदर जो डेथ होती है। करना क्या है आपको कि आपको इस कॉन्टेक्ट को तोड़ना है। ओके, ये जो कॉन्टेक्ट है जहां पे आप बिजली के पॉइंट से चिपके हुए हैं, आप कोई भी चीज लीजिए, स्टिक लीजिए और इसको तोड़ दीजिए लाइक दिस, ट्राई टू ब्रेक दिस कॉन्टेक्ट। वो जो दीवार में, वो जो स्विच में आपका हाथ है, उसको तोड़ने के लिए आपको ये करना, टच नहीं करना बॉडी को, बल्कि यू टेक झाड़ू जानते हैं, या डंडा, या कोई बिग बुक, डिक्शनरी लेके आप उसको इस तरह मार दीजिए। वुडन नहीं होना चाहिए, आयरन नहीं, नो, ओनली वुडन, ठीक है। लकड़ी की कोई चीज है, या बहुत मोटा सा किताब है, बुक है, झाड़ू है, आप लेके ट्राई टू ब्रेक द कॉन्टेक्ट। उस कॉन्टेक्ट को आपको तोड़ना है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि उसकी उंगली टूट जाएगी, उसका हाथ टूट जाएगा, उसको फ्रैक्चर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, वो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इफ यू अलाउ दिस करंट टू फ्लो इन ह्यूमन बॉडी, यू नो, 1 मिनट अगर ये चिपका रहा तो परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता है, ब्रेन सेल डैमेज हो सकता है। और दैट डिपेंड्स अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द करंट एंड ऑल्सो डिपेंड अपॉन योर पर्सनल मेकअप, आप किस तरह से उसको रिएक्ट करते हैं। तो बहुत तेजी के साथ और सडन डेथ हो सकती है। इलेक्ट्रिक करंट एकदम नर्वस सिस्टम को वो करता है, सडन डेथ हो सकती है। ओके, तो देयरफॉर बी वेरी केयरफुल। जब भी आपने ऐसा देखा, एक चीज और रिमेंबर, अगर आपके घर में कोई बिजली में फंस गया है, somebody is trapped in electric switch, some other person should go and immediately switch off the mains, जो mains होता है। तो therefore all of you must have the enough knowledge of where the mains of electric point is there। आपके घर में आप जहां देखते हैं, जहां मीटर लगा होता है, जहां बिजली का सारा गैजेट्स होता है, वहां पे एक हैंडल होता है, एक स्विच होता है जो मेन्स होता है। उसको सबको जानकारी होनी चाहिए। वेरेवर यू गो, आप कहीं बाहर होटल में स्टे कर रहे हैं या आप कहीं किसी होटल में रहने गए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका मेंस किधर है, ताकि और ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट एडर इज ए लीडर, वन हु इज एडमिनिस्ट्रिंग फर्स्ट एड। उसका मतलब ये नहीं कि सब काम उसको करना है, ही शुड शाउट फॉर समवन अदर हेल्प टू स्विच ऑफ द मेन। इन द मीन टाइम अगर आप मेंस को बंद कर देंगे तो इलेक्ट्रिक करंट खुद ही खत्म हो जाएगा। बट वी कैन नॉट अलाउ our children to remain stick to the electric point, so therefore उस कांटेक्ट को इमीडिएटली तोड़िए, कोई भी चीज उस पर मार दीजिए ताकि वो कांटेक्ट ब्रेक हो जाए। I give you my own example. When I was doing MD in pediatrics, I was sitting in my ward. मैं अपने बच्चों के वार्ड में था, तो मैं बैठ के अपनी केस शीट लिख रहा था। I was writing a case sheet. तो सडनली वहां पे एक नर्स आई, और नर्स एक वो सक्शन मशीन आप देखते हैं हॉस्पिटल में, तो नर्स सक्शन मशीन को चेक कर रही थी। उसने सक्शन मशीन लगाया। अब हॉस्पिटल में हर जगह 440 वोल्ट की सप्लाई होती है ना, अब देखते हैं 440 वोल्ट होती है, बहुत हाई वोल्ट होती है। तो उसी समय फर्श पे पोछा लगा था, फर्श गीला था, वो नर्स इधर उधर बात भी कर रही थी, उसने सक्शन मशीन लगाया, सडनली उसको बिजली ने पकड़ लिया, नीचे उसका पैर गीला था। अब शी स्टार्ट शाउटिंग। मेरे पास कुछ नहीं था उसकी हेल्प के लिए। द ओनली थिंग आई हैड वाज माय चेयर। जो कुर्सी पे मैं बैठा था वो वुडन चेयर थी, तो मैंने उठा के वो कुर्सी पूरा का पूरा, वो जो जहां सिस्टर चिपकी हुई थी, मैंने उस पर यहाँ कुर्सी फेंक दी। उसका हाथ हट गया वहां से, लेकिन उसकी दोनों हड्डी में फ्रैक्चर हुआ। ये इधर 2 वेन्स वो होती है, बोन्स, रेडियस एंड अल्ना, 4 बोन्स जो होती है फोर आर्म की, उसका दोनों हड्डी फ्रैक्चर हो गया। लेकिन अभी भी वो मिलती है तो नमस्ते करती है। ओके, क्यों? क्योंकि आपने उसकी लाइफ को सेव किया। हड्डी ठीक हो जाएगी, हाथ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर इफ यू हैड अलाउड दिस
nerves to remain, you know, stitched to this electric point, मर जाती. So therefore आपको बहुत cautious रहना है, बहुत तेजी के साथ आपको फैसला करना है कि मुझे इस तरह से जान बचानी. Anyhow, किसी को कुछ पूछना है आगे बढ़ने से पहले? Yes, sir. I have a question. Yeah, please. Where I stay, there are so many snakes around us. So if I see ki snake bites a kid, what should I do first? Okay, you are from which place? Sir, West Bengal, Okay. Kolkata, but I my original home is in village. That's why I'm asking, sir. There are so many Okay, welcome. snakes. Okay, you know Bengali? Yes, sir. I am Bengali. জানি Okay, স্যার। okay. আপনি কেমন আছেন? আমি ভালো আছি স্যার, আপনিও বাংলা জানেন? আমি আপনার জন্য কি করতে পারি? Sir, you are speaking so well, sir, in Bengali. Okay, so now I will answer you. You know, Yes, sir. the good news is, you know, snakes in most part of North India, 80% of the snake in northern India are non-poisonous. Okay, and the situation is reverse in South India. If you go to southern part of India, down, you know, majority of the snakes are poisonous there. एक तो चीज ये है. तो नॉर्थ इंडिया क्या हो गया आपका? कश्मीर, हिमाचल, है ना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आगे थोड़ा मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, ये सब नॉर्थ इंडिया. इधर स्नेक जो है वो बहुत कम पॉइजनस होता है, जहरीला नहीं होता. लेकिन सदर्न स्टेट में, इधर केरला में और नीचे तो बहुत पॉइजनस. हमारी यूनिवर्सिटी का एक सेंटर है मल्लापुरम में, हम वहां देखते हैं कि बहुत स्नेक निकलता है पॉइजनस. एनी हाउ, करना क्या है? पहले एक चीज, लिसन टू मी केयरफुली. एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, स्नेक बाइट में बहुत सी डेथ डर की वजह से होता है, आउट ऑफ फियर. ओके, फियर क्या होता है? जैसे अभी आपने देखा ना, कोरोना का फियर था, है ना, बहुत था. एक बंदे को फैमिली में कोरोना हुआ, 2 को हुआ, तो तीसरे आदमी को हार्ट अटैक. आई नो डजन्स ऑफ फैमिली इन अलीगढ़, इन माई फैमिलियर ग्रुप. आई नो मेनी फैमिलीज के वहां पे दूसरे तीसरे बंदे को डर की वजह से आउट ऑफ फियर कोरोना हार्ट अटैक हो गया. उसे कोरोना नहीं था, हार्ट अटैक से मर गया, और कोरोना वाला ठीक हो गया. तो ये जो डर है, ये जो फियर है, ये बहुत खतरनाक है ना. आप जाके कभी इस पे YouTube पे मेरा एक आध वीडियो देख सकते हो, इसी कोरोना के ऊपर पड़ा हुआ भी है, 5 मिनट का एक वीडियो, हाउ टू फेस कोरोना. एनी हाउ, मैं आंसर दूंगा आपके क्वेश्चन का. अगर आपको सांप काट ले, किसी को भी सांप काट ले, तो करना क्या है? होता ये है, हमारे यहाँ आमतौर पे मानसिकता ये है कि सांप काटने का मतलब मर गया. ये आदमी सोचता है कि अब मुझे सांप ने काट लिया, मैं मर जाऊंगा. एक तो ये नहीं होना. तो फर्स्ट एड बता रहा हूं आपको, मेडिकल बुक्स में लिखा है कि अगर आपको सांप काट ले, किसी को भी, तो जिसको सांप ने काटा है आप उससे कहिए, देखो डोंट वरी, हमने सांप को मार दिया है और सांप को डॉक्टर ने देख लिया है, सांप जहरीला नहीं है. ओके, व्हाटएवर द सिचुएशन ऑफ स्नेक मे बी, वेदर इट इज पॉइजनस और नॉन पॉइजनस, आपको उस बंदे को ये बोलना है, यू हैव टू से दैट द स्नेक वाज नॉन पॉइजनस, इट वाज नॉट एट ऑल पॉइजनस, इट वाज ए नॉर्मल स्नेक. ओके, तो पहला काम तो ये करना है. उससे क्या होता है कि उसका जो लेवल ऑफ फियर है वो खत्म हो जाता है. और रिमेंबर, अगर कोई आदमी एजिटेटेड है, कोई आदमी गुस्से में है, कोई आदमी डरा हुआ है, तो पॉइजन का एब्जॉर्प्शन जो है उसमें कम से कम 10 गुना तेज होता है नॉर्मल पर्सन से 10 गुना तेज. ओके, अब आप इसे कैसे समझ सकते हो? आप ये समझ सकते हो कि हमारी बॉडी में 2 नर्वस सिस्टम है ना, तंत्रिका तंत्र. नर्वस सिस्टम 2 तरह के होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, सब जानते हैं. ऐसी सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में, हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवरटेक करता है ना. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब होता है फाइट, फ्लाइट, फ्राइट. इस तरह की जो सिचुएशन होती है, लड़ाई झगड़ा गुस्सा, है ना, इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. अब जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवरटेक करता है तो आप देखते हो कि एकदम आपके दिल की धड़कन डबल ट्रिपल हो जाती है. होती है कि नहीं? अगर आप जा रहे हो, सांप आपके सामने शेर आ जाए, एकदम आपका शेर तो क्या, आप कभी कभी देखो अकेले में जा रहे हो, कुत्ता आपके पीछे लग जाए, कुत्ता भी लग जाए आपके पीछे और आप भागो, तो आपके दिल की धड़कन, योर हार्ट बीट गेट्स डबल एटलीस्ट. कैसे होता है वो? और आपको पसीना आने लगता है, फ्लशिंग होने लगती है, रेडनेस आ जाती है.
नॉट ओनली दैट, समटाइम यू पास आउट योर यूरिन ऑल्सो। कहते हैं ना सांप को देख के पेशाब निकल गया। क्यों होता है वो होता है इसीलिए कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने काम करना शुरू किया, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब ओवरटेक करता है तो हर चीज, योर रेट ऑफ रेस्पिरेशन मल्टीफोल्ड, योर हार्ट बीट दुगनी तिगनी हो जाएगी। तो जब ये सारी चीजें, योर बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत बढ़ जाएगा, तो जब ये चीज होगी तो एब्जॉर्प्शन का रेट कितना तेज बढ़ेगा, है ना। जो पॉइजन एब्जॉर्ब होता है बॉडी में वो तेजी से बढ़ जाएगा। अभी आप साइकिल पे जा रहे हो रात में और एक कुत्ता आपको बस 1-2 सेकंड आपके ऊपर भौंक जाए तो आपका हार्ट रेट डबल हो जाएगा, बिकॉज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवरटेक्स यू। आप छत पे गए कपड़े फैलाने और एकदम से बंदर आपके ऊपर आ जाए तो क्या होगा, एकदम आप देखते हो कि ऐसा लगता है कि दिल, योर हार्ट इज कमिंग आउट ऑफ योर चेस्ट, होता है ना। Because of the sympathetic nervous system overtaking your body, all your body reaction gets multifold, 4 गुना 5 गुना 6 गुना काम करने लगते हैं। इसी तरह एब्जॉर्प्शन जो है, जो जहर का जो एब्जॉर्प्शन है वो एकदम बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को काम करने दें, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम कब काम करता है, व्हेन यू आर एट पीस, व्हेन यू आर एट ईज, रेस्ट, रिपोज, इसमें पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। लेकिन आपने अगर उसको ये बता दिया कि तुम्हारे सांप ने जो काटा वो जहरीला है, तो उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। अगर आपने उसको ये बोल दिया कि डॉक्टर ने, हमने सांप को मार लिया, डॉक्टर ने सांप को देख लिया, सांप जहरीला नहीं है, तो अगर वो जहरीला भी है तब भी उसको नुकसान नहीं है। एक बात, ये तो फर्स्ट एड हुई। दूसरी चीज ये, आप सब जानते हो आमतौर पे मोस्ट ऑफ द टाइम स्नेक बाइट पैर पे होती है ना। खेत में काम कर रहे हैं, पानी लगाने गए, पैर पे काट लिया, तो जिस जगह भी काटा है आप समझ लो जैसे ये पैर है, आप समझ लो, है ना। आप उसके 4 उंगल आगे टाई करोगे, इसको कोई रस्सी बांधोगे, कोई भी कॉर्ड बांधोगे, ताकि जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन है वो ब्रेन की तरफ न जाए। यही है ना। नुकसान कब करेगा पॉइजन, जब ब्रेन तक पहुंचेगा। अच्छा, कुछ सांप ऐसे होते हैं जिनका पॉइजनस ब्रेन तक नहीं पहुंचता, लेकिन कुछ सांप, देयर आर मेनी पॉइजन स्नेक व्हिच आर नोन एज न्यूरोटॉक्सिक। वो बहुत तेजी के साथ ब्रेन को इफेक्ट करते हैं। ओके, व्हाट वी कैन डू, हम ये कर सकते हैं कि जहां सांप ने काटा, जैसे यहां पे काटा, से फॉर एग्जांपल इट इज योर फुट, आप इससे 4 उंगल आगे, 4 फिंगर्स अबव, आप टाई कीजिए अच्छी तरह से। कोई भी टोरनी के बांध दीजिए, रस्सी बांध दीजिए, सुतली बांध दीजिए, कॉर्ड बांध दीजिए, इफ यू हैव दुपट्टा टाइट, लेकिन बहुत टाइट नहीं करना। ऑलवेज गिव स्पेस फॉर वन फिंगर टू पास, उसमें एक फिंगर जानी चाहिए आपकी। वो टाइट नहीं कर देंगे ताकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं रुक जाए, ब्लड सर्कुलेशन नहीं रोकना। ओके, तो ये फर्स्ट एड है। दूसरा क्या है कि इमीडिएटली इस पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना है, बिकॉज आप घर पे, अच्छा एक बात और याद रखिए, बहुत से लोग आप पिक्चर में देखते हो ना, मूवीज में, कि वो माधुरी दीक्षित को सांप ने काट लिया तो आमिर खान ने आके सक कर लिया। ये दिस इज रबिश, बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना कभी, नेवर। ये सब फिल्मों में होता है, मेडिकली इट इज नॉट अलाउड, इट इज सुसाइडल। आप किसी के पैर में सांप ने काटा और आप उसको सक कर रहे हो, तो पैर से तो ब्रेन में बहुत देर से पहुंचेगा, आप जब आप सक करोगे ना तो आपके एकदम पहुंच जाएगा, और ऐसा होता है। दूसरी सिचुएशन ये होती है सबकी, जब हम कोई चीज सक करते हैं तो हमारी जो ये अंदर की मेम्ब्रेन होती है ना, बक्कल मेम्ब्रेन कहलाती है, ये हमेशा टूटी फूटी रहती है। आप देखते हो, आप चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो। May I interrupt, please, sir? Yeah. Sir, actually, I have read that this venom of the snake, if it is if we eat the venom, it cannot damage, because वहाँ वो एक प्रोटीन होता है तो वो डाइजेस्ट होता है। अगर वो खून में चला जाता है डायरेक्टली, जो वेनम है डायरेक्टली खून में चला जाता है, तो तब वो नुकसान पहुंचाता है। ऐसा सच अगर हम खाएं भी वो वेनम तो वो डाइजेस्ट होता है, क्योंकि वो प्रोटीन होता है सर। ओके, वेल टेकन। मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ, मैं बोल ये रहा हूँ, जब हम कोई चीज सक करते हैं ना, तो हमारी बक्कल मेम्ब्रेन, आपने देखा होगा हम में से बहुत लोगों की अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है वो ज्यादातर उसमें इंजरी रहती है। गर्म चाय पी ली, अंदर से फट गई होती ना, तो ये बक्कल मेम्ब्रेन जो टूटी फूटी रहती है, इससे एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए जो आप देखते हो, जब हम हार्ट अटैक किसी को होता है तो जो सॉर्बिट्रेट गोली देते हैं वो कहाँ रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं ना, यहाँ पे, ताकि तेजी से एब्जॉर्प्शन हो। हार्ट अटैक में हम उसको ऐसे नहीं कहते कि आप गोली को ऐसे पी जाओ, सॉर्बिट्रेट को हम यहाँ रख देते हैं, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह से सक नहीं करना, नेवर। दूसरा एक प्रैक्टिस हमारे यहाँ ये होती है कि मिर्च डालते हैं इसमें, गाँव में, रूरल एरियाज में, जहां सांप ने काटा वहां मिर्च, इट्स वेरी वेरी पेनफुल, वेरी पेनफुल।
आपको करना यह है कि उस जगह को धोना चाहिए। देखो एक चीज ये अच्छी बात आ गई, चाहे डॉग बाइट हो चाहे कैट बाइट हो, स्पेशली डॉग बाइट, जब कहीं कुत्ता काटे तो उसमें फर्स्ट एड ये है कि उस जगह जहां पे इंजरी हुई है, जहां पे कुत्ते ने काटा है, आप उसको थॉरोली 15-20 मिनट रनिंग वाटर में धोइए, लाइक दिस, टेक सम सोप, ये जैसे सोप है, और इस तरह से रनिंग टैप वाटर में जब आप उस वुंड को, कुत्ते ने काटा है हाथ पे, पैर पे, कहीं पे भी काटा है, या बिल्ली ने काटा है, तो फर्स्ट एड ये है कि आप उस इंजरी को, आप वुंड को थॉरोली रनिंग टैप वाटर में 15-20 मिनट वॉश आउट करिए, तो 90% चांसेस ये हैं कि वायरस वॉश आउट हो जाएगा। ओके, ये नहीं कि आप पहले डॉक्टर के पास भाग रहे हैं कि इंजेक्शन लगाइए, मेरे इंजेक्शन के लिए भाग रहे हैं। नो, द फर्स्ट एड इन कैट बाइट, डॉग बाइट और मंकी बाइट ये है कि आप उस वुंड को, जिस जगह काटा है, उसको बहुत अच्छी तरह साबुन से रनिंग टैप वाटर में धोते रहिए, 15-20 मिनट तक उसको धोइए। उसके बाद अब जो स्नेक की बात थी, स्नेक का जो इंजेक्शन होता है, एंटी स्नेक विनोमिक इंजेक्शन होता है, हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे अवेलेबल होना चाहिए। है कि नहीं ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन रिटन में, साउथ में तो अच्छा इंतजाम है मुझे मालूम है। आप उस पेशेंट को जिसको सांप ने काटा है, इमीडिएटली, एक तो मैंने बोला उसे रीएश्योर करिए, डर नहीं होना चाहिए, उसे बताइए जहरीला नहीं है, और फिर उसको फौरन, उसे कोई नींद की दवा नहीं देनी, याद रखिए, कोई ऐसी दवा नहीं देना चाहिए, कभी कभी लोग नींद की दवा दे देते हैं, नहीं देना चाहिए, बल्कि उसको इमीडिएटली नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ले जाइए, एंटी स्नेक विनोम इंजेक्शन उसको लगना चाहिए। इसी तरह कुत्ता, बिल्ली और बंदर जब काटता है तो उसमें मिनिमम 5 इंजेक्शन लगते हैं। देखो तो होता क्या है, कुत्ते के या बिल्ली के काटने से, आप जानते हो रेबीज होता है, उसके सलाइवा के अंदर ये वायरस होता है, डॉग के अंदर। या Sir, if the snake was non-poisonous, then again the anti-venom injection is required. If you don't know that is the snake is poisonous or not, then what? Then we have to observe. We have to observe this patient in the hospital. इसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। अगर कोई भी सिम्टम्स है वो पता चल जाता है हॉस्पिटल में, अंडर ऑब्जर्वेशन जरूरी है, वेदर द स्नेक इज पॉइजनस और नॉन पॉइजनस। आपने देखा होगा बहुत सी जगह ये होता है कि न्यूज आती है कि सांप ने काट लिया और फिर वो मर गया एक दिन के बाद, है ना, वो यही होता है कि पीपल बिकम केयरलेस, दे लीव इट। नो, this patient who has been bitten by snake must be observed for at least 12 to 24 hours in a hospital. ठीक है, अगर उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, कई तरह के सिम्टम्स होते हैं, फिट्स हो सकते हैं, हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है ना, वो कई तरह के टेटनिक सिम्टम्स हो सकते हैं, अनकॉन्शियसनेस हो सकती है, तो वो डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि हर केस में एंटी स्नेक विनोम नहीं लगना। ओके, there are some people in villages who are very expert in recognizing the nature of a snake, poisonous है कि नहीं। जैसे आमतौर पे कहते हैं काला सांप बहुत poisonous होता है, इस तरह का तो जो experts हैं वो पहचानते हैं, लेकिन most of the time we don't have experts, तो all the patients who have been bitten by snake must be admitted in the hospital. Okay, और majority will need anti-snake venom. Okay. Coming to this dog bite, cat bite, monkey bite, सबसे पहले मैंने आपको बताया वॉश द वुंड विद रनिंग वाटर, सोप के साथ। उसके बाद अच्छी तरह जब आपने वुंड को धो दिया, और इस वुंड को ढकना नहीं है, इस पे बैंडेज नहीं करना, इसको कवर नहीं करना। ओके, इसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, और 5 इंजेक्शन लगते हैं, 0, 3, 7। Just a minute, important। हेलो, हाँ फातिमा जी, वो मेरे ऑफिस से मंगा लीजिए आप फाइल, है ना, किसी को भेज के मंगा लीजिए। ओके सर, एक और क्लियर कर सकता हूँ सर, एक डाउट क्लियर। जी बताइए। स्नेक क्या बाइट पॉइजन हो गया, पता चल गया, इलाज शुरू हो गया और पॉइजन निकल गया, तो ये पेशेंट कितने दिन तक जो उसको परहेज करना चाहिए, नॉनवेज वगैरह कुछ और चीज परहेज जरूरी है? कहीं का परहेज नहीं, मतलब फूड खाने पीने में परहेज जरूरी है, वो जो पॉइजन हुआ है जो आदमी को? नहीं, इसका इट इज नो रिलेशन विद योर मील्स। कोई खाने पीने में किसी प्रकार का उसमें परहेज नहीं है।
स्नेक हो या डॉग बाइट हो, कुछ भी उसमें खाने, हर चीज खा सकते हैं, कोई कोई मतलब ऐसी चीज नहीं है। ओके, तो मैं जो बोल रहा था कि एक मिनट मुझे खत्म करने दो। रेबीज जो है, रेबीज इज ए फेटल डिजीज, रेबीज इज ए फेटल डिजीज, वी कैनॉट टेक एनी चांस। अब आप मान लीजिए रात में आप कहीं जा रहे हैं और आपको कुत्ते ने काट लिया, तो ये मान के चलना है कि वो रैबिट था, ओके ना। हो सकता है वो रैबिट ना हो, लेकिन अगर वो रैबिट है और आपको रेबीज हो गया तो रेबीज का कोई इलाज नहीं। होता क्या है कि जब आपको कुत्ते ने काटा और वो आपकी स्किन ब्रेक हो गई और थोड़ा ब्लड दिखने लगा, ओके, तो पूरा चांस है कि उसका सलाइवा कुत्ते का, बिल्ली का या बंदर का आपकी बॉडी, आपके ब्लड से टच हो गया, और अगर टच हो गया तो वायरस आपको एंटर कर गया। देयरफॉर देयर इज एवरी लाइक्लीहुड कि आपको रेबीज हो जाए। तो फिर कैसे पता चलेगा? पता ही चलता है कि अगर आप उस डॉग को, आपका पेट है या आपके मोहल्ले का, गली का कुत्ता है जिसको आप देख सकते हैं वो वहां से जा नहीं रहा, तो आप उसको वॉच करते रहेंगे। अगर उस कुत्ते को रेबीज है, इफ द डॉग और कैट इज सफरिंग फ्रॉम रेबीज, दिस डॉग विल डाई डेफिनेटली मैक्सिमम इन 10 days, 10 दिन में मर ही जाएगा, क्योंकि रेबीज बहुत फेटल होती है। अगर पागल कुत्ते ने काटा है जिसको रेबीज हुआ है, तो 1 हफ्ता 7 days और मैक्सिमम 10 days में उसको मर जाना है। अगर आपको लगा है कि कुत्ता मर गया तो आपको सारे इंजेक्शन लगवाने हैं, लेकिन अब 10 दिन तक वी कैन नॉट वेट फॉर 10 days, तो इमीडिएटली ऑन द डे ऑफ बाइट, within 24 hours, as early as possible, go for injection. बहुत सिंपल इंजेक्शन है, लाइक टेटनस इंजेक्शन, रेबीपोर इंजेक्शन आता है, वीरो रैब, कई तरह का वैक्सीन होता है एंटी रेबीज। 5 इंजेक्शन, 0, 3, 7, 14, 28 days। 0 मीन्स जैसे आज कुत्ते ने काटा, आज 28 तारीख है तो आज 0 डे है, फिर 3 दिन बाद यानी 38 है ना, फिर 31st को इंजेक्शन लगेगा, फिर 4 days के बाद इस तरह। ये पूरा कोर्स 28 days में 5 इंजेक्शन लग जाते हैं। बट इफ यू आर 100% श्योर, आपने देखा कि 1 हफ्ते के बाद कुत्ता या बिल्ली मर गया, तो फिर आपको 90 days पे एक इंजेक्शन और लगाना है। 90 days मीन्स आफ्टर 3 months। तो कंप्लीट कोर्स जो है वो 6 इंजेक्शन का है, ओके, 0, 3, 7, 14, 28 एंड 90 days। बट 90 days ऑप्शनल है। आपने देखा कि 7-10 days के बाद कुत्ता ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ, तो फिर आपके लिए कोई चिंता की बात नहीं, ठीक है, कुत्ता मरा नहीं है। लेकिन अगर कुत्ता मर गया, ये पता चला कि रैबिट था, एक बात। दूसरी एक बात और याद रखिए, जब भी आप किसी मिलने वाले के जाते हैं, अपने फ्रेंड के, अपने रिलेटिव्स में, और वहां पे आपके कुत्ते ने या बिल्ली ने काट लिया, तो पूछिए कि उसको वैक्सीन लगाए कि नहीं लगा, तो वो कह देंगे लगा है। डोंट बिलीव, सी द वैक्सीनेशन कार्ड। जो लोग पेट रखते हैं, कुत्ते को, बिल्ली को पालते हैं, तो उनको इंजेक्शन लगवाना होता है ईयरली। आपको अपने डॉग को वैक्सीनेट कराना है, आपको अपने कैट को वैक्सीनेट कराना है, ओके। तो वो आप कार्ड देखिए, ऐसा नहीं उसने कह दिया कि इंजेक्शन लगा हुआ है आपने मान लिया। नेवर बिलीव, सी द कार्ड। इफ द डॉग इज प्रॉपरली वैक्सीनेटेड, तो तब भी आपको 3 इंजेक्शन जरूर लगाने हैं। फर्स्ट 3, 0, 3, 7, ये इंजेक्शन जरूर लगाना है। वी कैन नॉट टेक चांस, बिकॉज अगर आपको रेबीज हो गया तो देयर इज नो ट्रीटमेंट। ओके जी, या सर उस आदमी को फिर काट लिया तो क्या होगा? फिर काट लिया तो देखो ऐसा करना है, अगर आपको एक बार कुत्ते ने काटा है और आपने पूरा वैक्सीन ले लिया 5 days, तो फिर अगले 5 साल तक आपको कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना है। कितना भी कुत्ता आपको काटे, मन खूब लग कटवाइए कुत्ते से, नो प्रॉब्लम, ओके। फुल्ली वैक्सीनेटेड पर्सन इज सेफ फॉर अनदर 5 years। जैसे हम एक बार टेटनस का इंजेक्शन लगाते हैं ना, किसी को चोट लगा, टेटनस का इंजेक्शन लगा दिया, अब आपको ये 6 महीने तक टेटनस का इंजेक्शन काम करेगा। दोबारा चोट लगी 2 महीने बाद, टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगवाना, ओके। इसी तरह आप देखते हो ना, ओके, बच्चों की चोट लगती रहती है ना, छोटे बच्चों के हम क्या इंजेक्शन लगवाते हैं, DPT, उसमें ऑलरेडी टेटनस होता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टेटनस। तो अगर छोटे बच्चे के आपके DPT लगा हुआ है और उसके 1 साल के बाद उसको चोट लग गई, टेटनस नहीं लगवाना। बिलो 5 years बच्चों को बार बार टेटनस नहीं लगवाना चाहिए। क्यों? उनको ऑलरेडी 3-4 डोजेज टेटनस की मिल गई। जब बच्चा 1.5 महीने का होता है तो DPT की फर्स्ट डोज लगती है, जब 2.5 महीने का होता है दूसरी डोज लगती है।
फिर 3.5 महीने का होता है थर्ड डोज, फिर 1.5 साल के बाद बूस्टर लगता है ना। सो देयरफॉर नो नीड, वंस फुल्ली वैक्सीनेटेड यू आर सेफ, यू आर फुल्ली वैक्सीनेटेड फॉर अनदर 5 years। अब अगर 5 साल के बाद आपको फिर कुत्ते ने काटा है 5 साल के बाद, तो फिर आपको 3 डोज लगवाना है, ओनली 3 डोज, नॉट 5 डोज। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? सर एक चीज और मुझे पूछनी थी, जैसे बचपन में अगर किसी को बच्चे को कोई डॉगी काट लेता है तो क्या उसका रिएक्शन बड़े होने के बाद भी हो सकता है? क्या काट लेता है? डॉगी काट ले, बंदर काट ले या बिल्ली काट ले, मतलब कुछ भी, तो उसका रिएक्शन क्या बड़े होने के बाद भी हो सकता है? नहीं, जो होना है जब काटता है ना, बस तभी 2, 3, 4 दिन के अंदर होना है, ठीक है। और अगर आप रेबीज सस्पेक्ट कर रहे हो तो मैक्सिमम 1 हफ्ता 10 दिन में, बाद में कुछ नहीं होता। ये जो है ऐसे ही गलत धारणा लोगों ने बना रखी है, जो भी होना है चाइल्डहुड में होगा, बाद में नहीं होगा। सर एक अगर हम गांव में है, क्वेश्चन मेरा भी है, जस्ट 1 महीना हम गांव में है, वहाँ आसपास फैसिलिटी नहीं है, लगभग 45-50 किलोमीटर तक कोई हॉस्पिटल बड़ा नहीं है, तो अगर कुत्ता जो गांव में तो कोई वैक्सीनेटेड होते नहीं है कुत्ते जो हमारे घरों में होते हैं, तो वो काट लेता है, तो वो 0 इंजेक्शन लगाने की क्या 24 आवर्स ही होता है कि 24 घंटे के अंदर लगाना जरूरी है? जी, 24 घंटे के अंदर लगाने से सबसे ज्यादा फायदा होता है ना। इंजेक्शन अगर लेना है तो 24 घंटे में कोशिश करनी चाहिए। आप देखो कहीं पे भी हो, 45-50 किलोमीटर दूर हो, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे तो इंजेक्शन अवेलेबल होगा लाजमी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पहुंचो, ट्राई टू रीच द हॉस्पिटल एज अर्ली एज पॉसिबल, अर्लियर द बेटर, है ना। अगर और जल्दी अगर आप 2 घंटे में लग सकते तो बेटर है, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको तब भी बोला 90% काम आपका हो जाएगा अगर आपने थॉरोली वॉश कर लिया वुंड को। हमारे यहाँ लोग ये नहीं करते, ये फर्स्ट एड नहीं है, समझते हैं इंजेक्शन बहुत बड़ी चीज है। इंजेक्शन का रोल 10% केसेस में रह जाएगा इफ यू हैव इंश्योर्ड थॉरो वॉश डाउन ऑफ द वुंड फॉर 15 to 20 minutes अंडर रनिंग टैप वाटर यूजिंग द सोप, तो 90% चांसेस ये हैं कि वायरस वॉश आउट। अच्छी बात एक और ये है कि रेबीज का जो वायरस है बहुत स्लो ग्रोइंग वायरस है, स्लो स्पीड है इसकी, बहुत आहिस्ता आहिस्ता से चलता है ऊपर, तो आपके पास 24 घंटे बहुत है। ओके, तो पहले तो आप वॉश करा दीजिए अच्छी तरह। लोग ऐसे पढ़े लिखे लोगों को भी देखा कि वो वुंड को उतना वॉश नहीं करते, जरा सा धोया, नो, 15 to 20 minutes थॉरो वॉश डाउन, तो फिर इंजेक्शन की जरूरत ही नहीं रहेगी। यस प्लीज। क्वेश्चन है जी, और वो थोड़ा सा टॉपिक से सर, मैं ये जानना चाहती हूँ सर, हम लोग जो घर में जो कुत्ते पाल लेते हैं, जो हमारे पेट होते हैं, मैंने सुना है सर उनके जो बाल हेयर फॉल होता है वो अगर खाने में आ जाए या हम उससे जैसे प्यार करते हैं तो उसके जो हमारी ब्रीदिंग हमारे से टच होती है, तो क्या हम उससे भी इन्फेक्शन पकड़ सकते हैं? यदि पकड़ सकते हैं तो उससे बचने का उपाय क्या है? क्योंकि पेट तो हमारे आसपास ही रहते हैं घर में, तो थोड़ा सा टॉपिक से हटके सर मुझे। ओके, थैंक यू। ओके, यू आर फ्रॉम विच प्लेस? सर आई एम उत्तराखंड, उत्तराखंड। ओके, सो एक तो मुझे आपको ये बताना है कि देखो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी पेट्स हैं, एनी पेट यू कीप, दे आर हार्मफुल टू योर हेल्थ। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दे शुड नॉट बी केप्ट इन योर लिविंग एरिया, वेदर इट इज डॉग, वेदर इज कैट, वॉट एवर, लिविंग एरिया में तो होने नहीं चाहिए। अब ये जो आप कल्चर देखते हो ना कि उसे किस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आइडियली यू आर ह्यूमन बीइंग और आपको आदमी के बच्चे को किस करना चाहिए, इंसान के बच्चों को किस करना है, ठीक है। देखो इसको समझना कैसे, गाय का जो दूध है वो गाय के बछड़े के लिए बेस्ट है, भैंस का जो दूध है वो भैंस के बछड़े के लिए। ये जो होता है ना कि आज गाय का दूध पिला रहे हैं, बच्चा पैदा हुआ गाय का दूध, मदर्स मिल्क इज द बेस्ट। सुना है ना आपने? कोई पीडियाट्रिशियन आपसे ये नहीं कहता अपने बच्चे को गाय का दूध पिलाओ, गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए, भैंस का दूध भैंस के बच्चे के लिए। ह्यूमन बींग्स के बच्चे के लिए मदर्स मिल्क इज द बेस्ट। अमृत है माँ का दूध, अमृत। इसी तरह प्यार करना है तो कुत्ते बिल्ली के बच्चे को क्यों, इंसान के बच्चे को करो। आपको भगवान ने पैसा दिया है, बहुत अनाथ बच्चे हैं, बहुत अनाथ बच्चे हैं, उनको लेके उनको पालिए, उनकी मदद कीजिए। आउट ऑफ वे मैं आपको बता रहा हूं, अभी जैसे मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा। अभी कोरोना काल में हमने अभी 27 फैमिलीज को बच्चे दिए हैं, 27 फैमिलीज को, वो बच्चे जिन अनाथ हो गए,
मेरे अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, बदायूं, इस एरिया में 100 के करीब बच्चे अनाथ हुए हैं। कैन यू बिलीव? तो मदद करनी है, प्यार करना है तो उन बच्चों को करो जो आपको स्वर्ग में मिलेगा, आपको जन्नत मिलेगी, है ना, जिसके माँ बाप मर गए। कुत्ते बिल्ली के बच्चों को प्यार करने की कैसे कोई जरूरत नहीं। दूसरा ये है कि इससे बहुत बीमारियां होती है। ये जो दमे की बीमारी होती है, आजमेटिक टेंडेंसी, जिनको सांस की बीमारी जिसे हम कहते हैं, ये सब कुत्ते बिल्ली और पेट्स को पास में रखने से होता है। इनके जो बाल होता है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, है ना, कैट स्क्रैच फीवर, है ना, स्पेशली ये बिल्ली के बालों से, कुत्ते के बालों से। और दूसरा ये जो समझते हैं ना कि वो जर्मन शेफर्ड ले आइए और ये ले आइए, वो कहीं का भी कुत्ता ले आइए, कुत्ता कुत्ता ही, वो सब उतने ही खतरनाक हैं। उनको लिविंग एरिया में कभी इफ एट ऑल आपको सिक्योरिटी या सिक्योरिटी रीजन से आपको कुत्ता रखना भी है तो उसे आप आउट हाउस में रखिए, आउट हाउस, नॉट इन द लिविंग एरिया। यानी कि डाइनिंग टेबल के आसपास कुत्ता है, ड्राइंग रूम में कुत्ता है, आपके बेड के ऊपर कुत्ता या बिल्ली है, दैट्स वेरी वेरी डेंजरस। इवन जो वेटनरी सर्जन्स होते हैं, जो वेट डॉक्टर्स होते हैं, उनसे पूछिए, जितने भी पेट्स हैं ये आपको बहुत सारी आजमेटिक टेंडेंसी पैदा करते हैं। जो आपने बताया ना बाल, इन्हीं के बालों से, जैसे आप जानते हो कि कारपेट को हम मना करते हैं, जिस जगह कारपेटिंग, जिस घर में किसी को दमे का मर्ज है, सांस का मर्ज है, ब्रोंकल आस्मा है, विच इज वेरी वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। आपको पता है भारत में 15% बच्चों को दमे का मर्ज है, 15% चिल्ड्रन, यानी आप समझिए एवरी 7th चिल्ड्रन इज सफरिंग फ्रॉम ब्रोंकल आस्मा। जस्ट आई एम एन इमरजेंसी कॉल। यस, हाँ जी जी, वालेकुम सलाम। फातिमा, आप आधे घंटे बाद बात कर लोगे, मैं एक लेक्चर ले रहा हूँ जरा ऑनलाइन। ओके, तो यू शुडंट हैव पेट्स नियर यू। आप उसे रखना चाहते हैं तो आउट हाउस में रखिए, लेकिन अपने साथ लेके बहुत करीब रखना, प्यार करना, किस करना, हक करना, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज टोटली फॉरबिडन, दिस इज इंजूरियस टू योर हेल्थ। ओके सर, मैं कुछ बोलूं इफ यू डोंट माइंड? यस प्लीज। सर नमस्ते। नमस्ते सर, आपने जो बोला ठीक है सर, वो भी मतलब एज योर पॉइंट ऑफ व्यू कि कुत्ता बिल्ली को नहीं रखना चाहिए। तो सर अगर आपका ये लेक्चर अगर हम लोग सुने तो सर कोई तो कुत्ता बिल्ली को प्यार ही नहीं करेगा, तो वो लोग तो अबंडन ही हो जाएंगे। सपोज जैसे मेरे घर में कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, सो ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको आउट हाउस में रख देते हैं। किसी के घर में सिर्फ फ्लैट भी हो सकता है, 2 रूम का फ्लैट भी हो सकता है, 3 रूम का फ्लैट भी हो सकता है। एवरीवन इज नॉट रिसाइडिंग इन अ हाउस विद लॉट्स ऑफ स्पेस। तो वो लोग क्या करेंगे, अपना पेट्स को थोड़ी ना वो लोग बाहर भेज देंगे कि जस्ट गो एंड स्टे देयर। और सर नेक्स्ट थिंग जो आप बोल रहे हो कि बाल, वो तो इंसानों के भी बाल उड़ते हैं, गिरते हैं, तो सर उससे तो ऑफ कोर्स डिजीजेस हो सकता है। लाइक एवरीवन इज वैक्सीनेटेड। अगर सपोज मैंने अपना पेट रखा, इतना तो मेरा भी सेंस होगा कि आई शुड कीप हिम और हर वैक्सीनेटेड सो दैट जो भी मेरे घर में आए उसको हार्म ना हो। तो सर ये वाला थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आया सर। अच्छा, मैं यू आर स्पीकिंग फ्रॉम व्हिच प्लेस? सर आई एम फ्रॉम असम, गुवाहाटी। ओके ओके, चलो अब पहली बात तो बताओ, झगड़ा खत्म हुआ आसाम मणिपुर का? सर वो मिजोरम का है। It's Mizoram, sir, not Manipur. ओके, अच्छा देखो एक बात सुनो, आई होप you will take it academically, you know. हो सकता है किसी को, there are many organizations looking after the interest of animals. पेटा का नाम सुना आपने, है ना? और इसी तरह ऊपर वाले की देखो टेंडेंसी ये है, ऊपर वाले ने जो एनिमल्स बनाए हैं उनको नेचुरल सराउंडिंग मिलना चाहिए, नेचुरल सराउंडिंग। अगर हम सांप पकड़ते हैं तो जंगल में जाके छोड़ देते हैं, दे आर बेस्ट नर्चर्ड इन देयर नेचुरल सराउंडिंग। इसीलिए परिंदों को, बर्ड्स को पिंजरे में बंद करके रखना मना है, मालूम है आपको? बहुत से लोग शौक में करते हैं, तोते को पालते हैं, दैट्स पेनफुल। दे शुड बी फ्री, दे शुड नॉट बी एनकेज। उन्हें पिंजरे में नहीं पालना, उन्हें नहीं रखना। इसी तरह बंदर है ना, बंदर को जंगल में रहना है। इसी तरह डॉग्स है, ये तो हमने बनाया है, हमने इनको डोमेस्टिक बना दिया। आइडियली, नेचुरली भगवान ने इनको घरों के लिए नहीं बनाया ताकि हम अपने घरों में रखें। भगवान ने इनकी नेचुरल हैबिटेट बनाया सारे एनिमल्स का। सांप को अपनी जगह पे रहना है, चीते को, टाइगर को अपनी जगह पे रहना है, बंदर को पेड़ पे रहना है, कुत्तों को स्ट्रीट्स में और दूसरी जगह रहना है, बिल्ली को अपने उनके हैबिटेट बनाया भगवान ने।
हमने इस पूरी इकोलॉजी को डिस्टर्ब किया है ना। हमने पेड़ काटे, हमने डिफॉरेस्टेशन किया, हमने सारे पेड़ काटे, तो ये जो पेड़ के आसपास चीजें रहती थी, बंदर ये घरों में आने लगे। देखा आपने? मैं आपको बहुत से कंट्रीज में बता सकता हूँ, बहुत से कंट्री में मैं रहा हूँ जब बंदर दिखता ही नहीं है डोमेस्टिक एरिया में, क्योंकि हमने उनका हैबिटेट बिगाड़ा है। आप जो कि उत्तराखंड, जो लोग उत्तराखंड में है, ये जो आसाम आपने देखा होगा, हमने पूरा इकोलॉजी को डिस्टर्ब कर दिया। अब ये जो आप न्यूज सुनती हो ना कि टाइगर जो है बस्ती में आ गया, टाइगर सिविलियन एरिया में आ गया, शेर आ गया, ये इसलिए होता है कि उनका पूरा हैबिटेट डिस्टर्ब कर दिया। तो नेचर जो है, नेचर इन जानवरों की माँ है। और ये जो आपने बात की कि आदमी के बच्चे को पास में रखने से उसके भी बाल होते हैं, नो, देयर इज नो स्टडी, बल्कि स्टडी तो ये कहती है कि जैसे ही बच्चा पैदा हो, जैसे ही बच्चा पैदा हो तो उसको, बच्चे को पैदा होके माँ के पेट पे रखा जाता है। मालूम है आपको? लेबर रूम में जब बच्चा पैदा होता है तो हम सबसे पहले बच्चे को माँ के पेट पे लिटाते हैं। नेचर तो ये कहता है, मेडिकल साइंस तो ये कहती है कि जितना बच्चा माँ के करीब रहेगा, उसे हक करे, किस करे, उसे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, नो इन्फेक्शन। एनिमल से हो सकता है ना, क्योंकि ऊपर वाले ने इस पूरा का जो पूरा संसार बनाया था उसमें हर एक का डोमेन था। हमने उस डोमेन को डिस्टर्ब किया, हमने उस इकोलॉजी को डिस्टर्ब किया, हमने उस इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब किया। सो आज ये प्रॉब्लम आ रही है। I hope you get it academically. You may love animals, it's okay. We should love every creature of the world, है ना। हमें सबसे प्यार करना चाहिए, लेकिन इस तरह अगर देखो, है ना, कोई चीज है तो ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं, और आप अगर रखना चाहती हो, पेट्स को रखना चाहती हो, यू आर वेलकम, प्रोवाइडेड फुल्ली वैक्सीनेटेड हो, आप उसका पूरा केयर करें, आप उसको उस तरह बात दें, आप उसकी जितनी भी नीड्स हैं उसका ख्याल रखें, और उसका जो देखो, जो उसका जो टट्टी, पेशाब और इस तरह की चीजें हैं, वो हर एक के लिए दैट आर ए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, लाइक द एक्सक्रीट ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना। अगर कोई बच्चा आपके घर में इधर उधर कर दे तो आप, वो भी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। प्रॉब्लम ये होती है। ओके, आप कुछ कह रहे? यस सर, मैं डॉक्टर वर्चसा चाहती हूँ। यस प्लीज। हाँ, वर्चसा सैनी सर, मुजफ्फरनगर से। सर, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। सर, आपने कहा ना कि हम पिंजरे में बंद नहीं रख सकते, ये लोग तो हवा उसमें बाहर खुले में रहना, इनकी नेचर जो है, चिड़िया है, ये है, कुत्ता है, बिल्ली है, सर हम इन्हें घर में बांध के नहीं रख सकते। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर इनकी जगह हम किन्हीं अनाथ बच्चों को अपनाए तो वो सबसे ज्यादा बेटर होगा। बिल्कुल सही सर आपने, मैं सहमत हूँ आपसे पूरी। ओके, थैंक यू। मैं बेटा एक बात बोल रहा था कि आप कभी किसी अनाथ बच्चे को पाल के देखो अपने घर पे, तो जो आपको सुकून मिलेगा, मैंने ये सुकून देखा है, मैंने ये बढ़ता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं आपको, आई एम टेकिंग यू टू 1500 years ago, 1500 years ago. It is the time of Prophet Muhammad. He was alive. One of the companion of Prophet Muhammad was passing through forest. वो थोड़ा जंगल में गया और उसने चिड़िया के 2 बच्चे उठा लिए, चिड़िया के बच्चे, समझते हो, और वो ले आया। And जब Prophet listened to the chattering, so what is this in your hand? He said, ये चिड़िया के बच्चे। The Prophet got angry, his face turned red. He said, immediately go and put them from where you have brought it. तुम्हें पता नहीं इसकी माँ कितनी परेशान हो रही होगी? Immediately go. You know, the Prophet scolded him. Said, before talking to me, go back, take these kids to the place from where you have bought. तुम इसे जहां से लाए हो, हमें डिस्टर्ब नहीं करना उनकी कॉलेज को। दूसरा मैं ये कह रहा था कि रोज हमारे देश में, रोज, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो आपको सब पढ़े लिखे हो, भारत में हर साल 1,70,000 लोग एक्सीडेंट में मरते हैं। रोड एक्सीडेंट की बात कर रहा हूँ, रोड एक्सीडेंट में हर साल 1,70,000। इनमें ज्यादा मरने वालों में मेल होते हैं, नेचुरली, बिकॉज मोबाइल पॉपुलेशन मेल है, कुछ फीमेल्स भी होती हैं। ये बच्चे अनाथ हो जाते हैं, 1,70,000 पापा मर जाते हैं। आप गूगल पे सर्च करोगे और देखोगे एनुअल रोड एक्सीडेंट डेथ इन इंडिया, आपको आ जाएगा। पिछले 10-15 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ, 1,60,000, 1,70,000 जिस तेजी, ये बच्चे, इनके जो बच्चे अनाथ हो रहे हैं, इनको कोई तो केयर करेगा। हमारे पास ऑप्शन है कि हम बिल्ली के बच्चे को पालें, कुत्ते के बच्चे को पालें, कि आदमी के बच्चे को पालें, है ना। अब अपने आप फैसला करो किसको पालना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया, इस कोरोना काल में
हमने 27 बच्चों को, मैं चूंकि पीडियाट्रिशियन हूं, ऐसे बहुत माँ बाप हैं जिनको बच्चा चाहिए, जिसके संतान नहीं हो रही, वो लाखों रुपए देना चाहते हैं। हमने उन बच्चों को उन लोगों तक पहुंचाया जो उसे अच्छी तरह रख सकते हैं, है ना। डॉक्टर है, डॉक्टर कपुल है, टीचर्स हैं, अच्छी तरह बच्चे को रख सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, और बच्चे अनाथ हो गए। 27 जो मैंने आपको बताया ना, उसमें 5 बच्चे ऐसे हैं जिनकी मम्मी पापा दोनों खत्म हो गए, दोनों खत्म हो गए। ऐसे बच्चों के पालोगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत आपको सुकून से नींद आएगी, आपको लगेगा आपने बहुत अच्छा काम किया। इन बच्चों को आप पढ़ाओ, इनको अच्छा इंसान बनाओ, इनको अच्छा शहरी बनाओ, इनको डॉक्टर बनाओ, इनको इंजीनियर बनाओ, इनको फ्रूटफुल सिविलियन बनाओ, तो आपको रोजाना आपको ये लगेगा कि रोज आपको जन्नत का मजा आ रहा है, रोज आपको स्वर्ग का मजा आ रहा है। तो सिचुएशन वो है। एनी हाउ, हम अपने टॉपिक से थोड़ा भटक गए। कोई और सवाल? सर जी, प्लेग्राउंड में हेड इंजरी हो जाती है बच्चे को, तो उस केस में क्या होना चाहिए? अनफॉर्चुनेटली यस्टरडे मॉर्निंग वी हैड अ वेरी बैड इंसिडेंट इन द फैमिली, तो क्या कर सकते हैं सर? देखो, और दूसरा एक सब क्वेश्चन वो डिहाइड्रेशन का किसी ने पूछा था। इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन व्हाट वुड बी द फर्स्ट एड वी कैन गिव इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन? थैंक यू सर। ओके, चलिए। डिहाइड्रेशन, यस, डिहाइड्रेशन तो देखिए समझ लीजिए लॉस ऑफ वाटर किसी भी वजह से हो सकता है, या डायरिया हो जाए, या उल्टियां होने लगे, या कोई और पानी नहीं पिया आपने बहुत देर से, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है आप उसको पानी दीजिए। देखिए, आप ये देख रहे हैं बार बार मैं पानी पी रहा हूं, क्यों? मेरी बॉडी जो है 3/4 पानी से बना है, तो मुझे दिन भर में जितनी चीजें खानी पीनी है उसमें 3/4 पानी होना चाहिए। ओके, एक तो ये याद रखना चाहिए कि पानी आपकी बॉडी का नेचुरल कैरियर है। आपकी बॉडी के सारे काम इससे हो रहे हैं, सारी केमिकल रिएक्शन, सारे बायोकेमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट जो है वो पानी है। दूसरा, सुबह जब आप उठते हैं आप देखते हैं कि रात में जैसे आपने डिनर लिया 9 बजे 10 बजे, वो जो डिनर आपने खाया वो आपके स्टमक से नीचे इंटेस्टाइन में आ जाता है 6 घंटे के अंदर अंदर मैक्सिमम। आपका पूरा स्टमक जो है वो खाली हो गया। अब आपके स्टमक में एसिड बचता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। When you get up in the morning, your stomach is empty except hydrochloric acid in it. तो जैसे ही आप उठ के पानी पिएंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है उनके लिए भी सुबह उठ के पानी पिए, 1 गिलास 2 गिलास पानी पिए। और अगर ल्यूक वार्म वाटर पिए, हल्का थोड़ा गुनगुना पानी, गर्म पानी, दैट इज मोर हेल्दी। ओके, अब अगर किसी को घर में डिहाइड्रेशन हो गया, जो बच्चों को बहुत कॉमन होता है, तो जो उसका आंसर क्या है? ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अगर आपके पास ORS का पैकेट है ठीक है, नहीं तो बड़े आराम से आप अपने घर में बना सकते हैं। 1 लीटर पानी को बॉईल कर लीजिए, 1 लीटर पानी बॉईल कीजिए, उसमें 1 मुट्ठी भर के शक्कर, मुट्ठी भर के फिस्ट फुल शक्कर, और 1 चुटकी नमक। ओके, 1 पिंच सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, 1 फिस्टफुल शुगर, उसको स्टेप कीजिए, उसे अच्छी तरह चलाइए, ये ORS बन गया। वही ORS जो WHO ORS है, सिंपल सेम। उसमें भी क्या है? सोडियम क्लोराइड, शुगर, यही तो है ना। आप ये पिलाते रहिए बार बार। डायरिया में आफ्टर एवरी बाउट ऑफ लूज मोशन गिव ORS। जब आप रिप्लेस करते रहेंगे। ओके, अब प्रॉब्लम क्या होती है? अगर उल्टियां बहुत हो रही, लॉट ऑफ वोमिटिंग, तो फिर बच्चा पानी नहीं पिएगा, पानी को भी उल्टेगा। ऐसी सिचुएशन में आपको बच्चे को फिर डॉक्टर के पास ले जाना है, फिर उसको ड्रिप लगानी पड़ेगी। फिर एक ही रास्ता है, अगर लॉट ऑफ वोमिटिंग, चाइल्ड इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट द वाटर, तो देन यू हैव टू टेक हिम टू। लेकिन पानी बराबर पीना चाहिए, खूब पानी पीना चाहिए। ओके, तो डिहाइड्रेशन का सोल्यूशन यही है। अगर आप कहीं पे भी हो, आपके पास ORS पैकेट नहीं है, यू कैन इजीली प्रिपेयर ORS एट होम, नो प्रॉब्लम। और अगर वो नहीं है तो आप छाछ, मठा समझते हो, जो दही से बनता है, छाछ, मठा, नारियल का पानी, कोई भी चीज आराम से रिप्लेस कर सकते हैं। और दूसरा सवाल हेड इंजरी का था। हेड इंजरी आप याद रखिए, हेड इंजरी के बाद बच्चे बहुत गिरते रहते हैं और आप देखते हो ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन 3 अलार्मिंग पॉइंट्स हैं, 3 चीजें ऐसी हैं जिसपे हमें बहुत ही जागरूक होना है, बहुत ही उसको सीरियसली लेना है। अगर सर के चोट के बाद बच्चे को उल्टी आने लगे, वोमिटिंग, दैट इज एन अलार्मिंग साइन, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर सर के चोट के बाद बच्चा बेहोश हो जाए, समथिंग सीरियस में हैपन।
और अगर सर के चोट के बाद बच्चे के दौरे पड़ने लगे, फिट्स लाइक दिस, ये जो होता है फिट्स, तो तीनों चीजें खतरनाक है। बच्चे को चोट लगी, आपने देखा कोई प्रॉब्लम, पहले उसको वॉच कीजिए। अगर आधे घंटे तक चोट लगने के बाद बच्चे को उल्टी नहीं हुई तो ये एक अच्छी बात है, हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर उल्टी शुरू हो गई तो उसका मतलब ये है कि बेस ऑफ द स्कल, जो सर का बेस होता है, स्कल का जो स्कल बोन होती है उसका बेस, उसमें कहीं माइनर फ्रैक्चर आ गया। और इससे ज्यादा खतरनाक चीज क्या होती है? ब्लीडिंग फ्रॉम एनी पॉइंट, नाक से ब्लीडिंग, कान से ब्लीडिंग, नाक से, नोज ब्लीड, ईयर ब्लीड, या मुंह से खून आ रहा है, ये भी फ्रैक्चर की पहचान है। नॉर्मली बच्चे घर में गिरते रहते हैं, ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा गिरा, स्टेयरकेस से गिर गया, कमिंग डाउन स्टेयर्स गिर गया, तो आप उसको बाहर मत जाने दीजिए, वॉच करिए, कम से कम 1 घंटे तक अपने सामने रखिए, उसे वॉशरूम मत जाने दीजिए, उसके साथ जाइए, नेवर लीव सच ए चाइल्ड अलोन, ठीक है? उसको बिल्कुल फॉलो करना है आपको। If there is no vomiting, it's a good sign. If there is no severe headache, it is a good sign. If there are no fits, it's a good sign. If there is no loss of consciousness, it is a good sign. But इनमें से तीनों में से कोई भी एक चीज है, कहीं से ब्लीडिंग हुई, इट्स a serious matter. अगर फिट्स पड़ने लगे, it's a serious matter. If child is having 1, 2, 3 vomiting, there could be something very serious. All such type of cases must be closely monitored and watched for 48 hours. 24 घंटे तक हॉस्पिटल में भी रखते हैं, सीटी स्कैन कराएंगे। अगर कोई भी चीज है इसमें से, यानी उल्टी आई है बच्चे को, या बच्चा बेहोश हुआ है, या बच्चे के कहीं से ब्लीडिंग, इमीडिएटली सीटी स्कैन कराएंगे। सीटी स्कैन से हमें पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम है। तब भी 80 to 90% केसेस अपने आप ठीक हो जाते हैं। गिरने से बच्चे को छोटा सा, कभी कभी क्या होता है, अंदर ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है, जिसे हम हिमेटोमा कहते हैं। हिमेटोमा नॉर्मली वो हिमेटोमा 3, 4, 5 हफ्ते के अंदर नेचुरली एब्जॉर्ब होता है। नेचुरल मैकेनिज्म है, ऊपर वाले का एक मैकेनिज्म है कि अगर अंदर थोड़ी सी ब्लीड हुई है तो खुद एब्जॉर्ब हो जाता है। 6 वीक्स के अंदर सब ठीक हो जाता है, लेकिन सीटी स्कैन जरूर कराना चाहिए, बिकॉज स्पेशली इन चिल्ड्रन, बिकॉज ग्रोइंग एज है, अगर कहीं कोई चीज है तो वो डिटेक्ट होना चाहिए। बट दीज आर द अलार्मिंग साइन इन हेड इंजरी। दूसरी बात, हेड इंजरी के पेशेंट को कभी भी सीडेटिव नहीं देना चाहिए, नींद की दवा नहीं देना चाहिए, सुलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि बच्चे को आपने फेनार्गन और इस तरह की कोई देके या स्लीपिंग पिल दे दिए। नेवर 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 डू दिस। ओके, क्लोजली वॉच द चाइल्ड। इफ द चाइल्ड इज हैविंग एनी ऑफ दीज सिम्टम्स, immediately take to the nearest hospital, get the CT scan done. Okay, CT is normal, nothing to worry about. Okay. सर मेरा एक क्वेश्चन है जी। सर, बच्चे ऑलमोस्ट घर में गिरते रहते हैं, तो थोड़ा सा उनका फूल जाता है, बॉल सी बन जाती है कहीं यहाँ कहीं वहाँ, तो उसको क्या हमें दबाना चाहिए या नहीं दबाना चाहिए? लोग कहते हैं कि प्रेस कर दे। नहीं दबाना चाहिए। कहीं पे भी अगर बच्चे के चोट लगी और वो सूज गया, उसको आप कोल्ड कंप्रेस कीजिए। बर्फ आइस क्यूब लिया, ठीक, आइस क्यूब इन योर हैंड की, है ना, उसके एक रुमाल लिया आपने, सर रुमाल के अंदर उसको आइस क्यूब रखा और बच्चे को प्रेस कीजिए। कहीं पे भी कोई भी चोट हो, एक्टिव चोट लगे बच्चे को, इंजरी हो या सूज जाए, तो क्या करना चाहिए कि ठंडे से सिकाई करनी चाहिए। क्या होता है, जो ब्लीडिंग ज्यादा नहीं होती। फिर जब आप ठंडे से सिकाई करते हैं तो जो बर्फ जो है ना, वो ठंडी कोई चीज जो होती है तो वो आर्टरीज और वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। आप देखते हो गर्मी से चीजें फैलती हैं, है ना, और सर्दी से सिकुड़ती हैं, तो जो ब्लीडिंग आर्टरीज हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी बर्फ से सिकाई करने से। इसी तरह आजकल आप देखते हैं ना, ये कोरोना का टीका लग रहा है, तो क्या कहते हैं कि आप इसे बर्फ से सिकाई कर लीजिए, तो आपकी निडल से इंजरी हुई है वो मिनिमाइज हो जाएगी, पेन कम होगा। तो 24 घंटे तक, फर्स्ट 24 आवर्स तक हम बर्फ से सिकाई करते हैं, और बाकी इसको छोड़ दीजिए, दबाना कभी नहीं चाहिए, नेवर। ओके सर, आई हैव अ क्वेश्चन। या सर, आई एम कल्पना विश्वास फ्रॉम। सर, यदि जल जाता है तो? वन बाय वन प्लीज। यस मैडम बताइए। I am Kalpana Vishwas from West Bengal. Sir, I have question about the choking. Sometimes the food got in our throat. Yes, sir. So अच्छा, चोकिंग क्या होता है कि इट्स अ कंडीशन कि खाना खाते समय, जब आप खाना खा रहे हैं तो कोई चीज आपके सांस की नली में चली जाए, है ना। देखो, जो फूड पाइप है, ये जो हमारा थ्रोट है, गर्दन जो है, इसमें से फूड पाइप भी जा रहा है और ट्रैकिया भी जा रहा है। विंड पाइप, ट्रैकिया। फूड पाइप इज इसोफेगस,
विंड पाइप इज ट्रैकिया, ये बराबर चलता है। अब इफ यू आर ईटिंग समथिंग स्पेशली, बच्चे के मुंह में टॉफी है, चॉकलेट है, या स्कूल में बच्चे रबर या पैलेट्स मुंह में रखे हुए हैं, अब किसी ने पिंच कर दिया, तो पिंच करने में बच्चा हंसा, बच्चा जोर से हंसा, तो वो जो whatever is there in his food pipe में go to the wind pipe, सांस की नली, और सांस की नली में जैसे कोई चीज चली जाए तो एकदम चोकिंग होती है। शारिक भाई, अस्सलाम वालेकुम। Yes, please. जी, thank you so much, Sharik bhai, for your very enlightening presentation. I'm sorry I'm breaking in, but it was my duty to welcome you in our course and also to greet all our participants. So I'm sure everyone is thoroughly enjoying Dr. Sharik Akil's lecture. Yes, ma'am. Yes, ma'am. What a speaker! Yes, ma'am. What a speaker indeed, We Dr. Sharik. thoroughly enjoy the whole lecture, ma'am. Yes. Very interesting, very informative, very much. Yeah, very useful for you Very because useful. we have to become good teachers and we have to become good researchers. We have to be in very good health. It's an important part of our personality. So very practical. Yes. So I thank you, Dr. Sharik Akil, for your presence ऐसे here. लेक्चर को कंटिन्यू होना चाहिए, आगे भी कंटिन्यू होना चाहिए। बहुत सारी बातें क्वेरीज है जो अभी आधी रह गई हैं। चलिए एक और सेशन रखें, एक और आइंदा हम आपके थैंक यू मैम, थैंक यू। we will inshallah we will try. I know हमारे पास हर एक कोर्स में ये रिक्वेस्ट आती है कि डॉक्टर शारिक का एक और लेक्चर होना चाहिए। शारिक अकील साहब की स्पीच मुनफरिद, हम और एक लेक्चर इनलाइटनिंग। जी, तो शारिक भाई आपको बहुत बहुत मुबारक शुक्रिया हो, फायदा में बहुत मुबारक माशाल्लाह। ये आपका यही फीडबैक हमेशा मुझे मिलता है और मुझे उम्मीद है हमेशा मिलेगा। सो मैम अच्छी गुफ्तगू की पहचान ये है मैम तो वक्त का पता नहीं चलता। हमारा लगभग सवा घंटे निकल गए, लेकिन पता चला कि हम लोग अभी शारिक साहब से जुड़े हैं। तो ये कंटिन्यू होना चाहिए। आप डॉक्टर साहब बिल्कुल सही बादशाह साहब। तो अब हम पहुंचाना है, हमारी तो दरख्वास्त है कि आप डॉक्टर साहब ये जो वीडियो बना के जो लेक्चर जो है बात किया सबको पहुंचाना है, पूरे वर्ल्ड के लिए पहुंचाना है। दरख्वास्त तो वीडियो तो हम आपका गूगल क्लासरूम पे डाल देंगे, हम डालते हैं सारे लेक्चर्स, और आप इसको जहाँ चाहे शेयर करें। 210 लोग हैं, आप इसको 2010 लोगों तक पहुँचाइए। हमारा कोई कॉपीराइट नहीं है इस पर, हम गूगल क्लासरूम पे डाल देंगे, आप शेयर कीजिए। तो शारिक भाई बहुत शुक्रिया, मैं माजरत चाहती हूँ आपको, आप बीच में मैंने मुखल किया। Thank you for your nice words. Okay, Thank you, ma'am. I'll be concluding in 10 minutes. Thank you, ma'am. Thank you, madam. Nice to hear you, ma'am. Sir, I have a question. Thank you, madam. Sir, I have a question. Let me answer the choking. Okay. So, food pipe, put something coming from food pipe into the wind pipe. That is an emergency, medical emergency. Choking हो गया। Wind pipe बहुत छोटा सा होता है ना, इसमें अब अगर कोई रबर आ गया है, कोई बोलस आ गया, कोई भी चीज है जो आपके मुंह में है उसमें आ गई तो ये ब्लॉक कर देगी। जैसे ही ब्लॉक किया तो एकदम क्या होगा कि आपका सांस रुकेगा। यू स्टार्ट फीलिंग पेन, आपकी आंखें नीली हो जाएंगी। नीली होने लगी बिकॉज ऑक्सीजन कम हो रहा है ना। विंड पाइप से आप ऑक्सीजन लेते हो, सांस लेते हो, सांस नहीं जा रहा तो आप नीले पड़ने लगोगे। दिस कंडीशन इज ए मेडिकल इमरजेंसी नोन एज चोकिंग। इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट एड इसमें ये है, अब देखो अगर वर्चुअल क्लास नहीं होता, आप मेरे सामने होते तो मैं डिमॉन्स्ट्रेट करता, लेकिन करते ये हैं कि ऐसे किसी भी पर्सन को जिसको चोकिंग हो रहा है तो आप उसके शोल्डर, आप उसको आगे झुकाइए और उसके पेट को देखिए। एक तरह का तो ये कि आप पीछे से आइए, उसके पेट को दबाइए, पेट को दबा के पीछे, और यहाँ शोल्डर ब्लेड में, दोनों शोल्डर ब्लेड के बीच में मारिए इस तरह, ये इस तरह 3 बार मारिए बिटवीन बोथ द शोल्डर ब्लेड। आप उसको स्ट्रक करिए ऐसे, और इधर से पेट दबाइए, तो जो भी चीज है वो बाहर आ जाएगी। जिस बड़े आराम से 98% केसेस में मैंने देखा कि वॉट एवर इज देयर इनसाइड योर ट्रैकिया, इनसाइड योर विंड पाइप, इजीली वो बाहर आ जाएगी। हाँ, लेकिन अगर समथिंग इज वेरी बहुत कांटा चला गया, कोई ऐसी मछली का कांटा जैसे है, या इस तरह की कोई चीज चली गई तो इट्स बिकम डिफिकल्ट, देन यू हैव टू इमीडिएटली रश दिस पेशेंट टू द हॉस्पिटल। फिर तो हॉस्पिटल ही ले जाना है। अदरवाइज चोकिंग कैन बी इजीली टेकन केयर एट होम। प्रेस द स्टमक, पीछे से आके प्रेस कीजिए और इन दोनों शोल्डर ब्लेड के बीच में उसमें स्ट्राइक कीजिए फास्ट। इफ यू डू इट वंस
If you fail, try it again twice. Most of the time, in 90% cases, you become successful. Even if you are not successful, then there is no option but to take this patient to the hospital. Sir. Okay, I hope. Sir. Hello, sir. Hello, please, sir. What is बच्चे के the नोज से सर ब्लड सर्कुलेट होता है, ब्लड से फ्रीक्वेंटली निकलता है सर, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? Yeah, I'm not able to get you. सर बच्चे के नोज से ना ब्लड मूविंग होता है सर, जैसे within 2 or 3 days. हाँ जी, उसी Okay, I get your point. ये जो बच्चे के नाक से ब्लड निकलता है ना, नॉर्मली इट्स नथिंग वेरी सीरियस. ये समर्स में हाई टेम्परेचर जब होता है, गर्मी में, बिकॉज नोज इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी, नॉस्ट्रिल्स सबसे ज्यादा हीट यहाँ पे आती है. तो यहाँ पे बहुत फाइन कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हीट से दे गेट गर्मी पाके हर चीज फैलती है ना, तो गर्मी से उस हीट से वो इंजर्ड हो जाती है और ब्लीडिंग होने लगती है. दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम लोकल प्रोसेस, एक लोकल कंडीशन है, इसमें कहीं ब्रेन से नहीं आ रहा. तो उसमें क्या करना है आपको, अगर ब्लीडिंग हो रही है बच्चे को, तो आप टेक आइस, बर्फ लीजिए, टेक सम आइस क्यूब इन योर हैंड कैशिप, उसको कपड़े में लेके नाक पे बर्फ लगा दीजिए, लाइक दिस, सर बच्चा अगर एसी में तब भी ऐसा हो सकता है? हाँ, तब भी एसी में भी हो सकता है. तो नॉर्मली इट इज इन द हीट. एक तो ये करना है आपको, काफी देर तक इसमें 10 मिनट तक आप इस पर बर्फ लगा दीजिए, ठीक हो जाएगा. दूसरा, अगर बड़ा बच्चा है तो ये ब्लड प्रेशर से भी होता है, कभी कभी ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है. तो अगर ब्लड प्रेशर आप मेजर कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर मेजर कीजिए, और अगर ब्लड प्रेशर की वजह से है, देन यू हैव टू रश इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल. यू कैन नॉट डू एनीथिंग एट होम. लोकली ऐसा होता है कि गर्मियों में, स्पेशली इन समर्स, नॉर्थ में बहुत ज्यादा होता है कि बच्चे के ब्लीडिंग होने लगती है, स्कूल में ब्लीडिंग हो गई, तो दैट्स नॉर्मल, दैट्स नॉट वेरी सीरियस कंडीशन. दैट कैन बी इजीली मैनेज्ड बाय पुटिंग सम आइस ओवर द नॉस्ट्रिल्स. दैट्स ऑल. Okay, I know that. Sir, burning. Let me, on your behalf, welcome and thank our very efficient and competent colleague, Dr. Sharif Akil Saab, who has been over the years the Chief Medical Officer at the University Health Service. और आपने देखा भी होगा how friendly he is, how accessible he is, how practical he is. So he is loved by everyone on the campus. And so his presentation on this medical emergency, first aid, immediate help, we organize. And in every FIP and orientation program, it is a huge success. So on your behalf, I thank him for taking the trouble. A doctor's time is very precious. He takes the trouble all the time. And I'm sure you have benefited much from it, and you will continue to ask questions. But please finish your questions by 12:30 because he has other engagements also. आप बताएं डॉक्टर ज्योति गुप्ता, कैसा रहा बताइए डॉक्टर ज्योति. गुड आफ्टरनून सर. जी बताएं, हाउ डिड यू फाइंड इट? सर का लेक्चर बिल्कुल वास्तविक जो हमारी जरूरतें हैं, जानकारियों से ऐसा कई सारी चीजें पता चली फर्स्ट एड के बारे में कि हम कैसे सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं, अपना कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं. हाँ, एक्चुअली घबरा जाते हैं लेकिन घबराना नहीं चाहिए. ओके, थैंक यू वेरी मच. आप बताएं डॉक्टर संदीप, कैसा रहा? Sir, the overall session is very informative. Everything is related to our day-to-day life. All the incidents and all the difficulties can be handled by the knowledge which we have gained from Dr. Sharish ji. It is really wonderful session. Just I have one question that I will ask you once he continue the lecture. Thank you, sir. Okay. Just last person, Dr. Hiran Kumar ji. जी बताएं हिरन कुमार जी. आप माइक ऑन कर लें, आपकी आवाज नहीं आ रही है. Sorry sir, it was really useful and informative, and we thoroughly enjoyed sir's session.
Actually, he gave so many ideas and useful tips in case of certain emergencies. And I am also planning to invite him online in my college so far as I am also an NSS program officer. So if sir permits, you can do that. Thank you, sir. Okay. Okay, thank you very much. So you continue your useful Thank you, sir. interaction with me. But please not beyond 12:30. I know that course participant, they detained him when it was offline, when they were around for 2 hours or 3 hours. He spent time with them, but this is not possible. At 12:30, he has other engagements also. So you please go ahead once again on your behalf. I thank him and wish him the best. Okay, bye. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you, Director. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Director. Thank you, sir. Yes. जी सर. Thank you, sir. So Sir, I have a Sir, I have a question. Yes, please. एक करके आप पूछिए. Sir, actually, can you enlighten us on what sort of safety measures and first aid things can be taken or can be have at chemistry laboratories, because that is the main concern as far as academic is concerned. So can you enlighten us on it? केमिस्ट्री लेबोरेटरी में देखो sir, just can I just add one thing on chemistry issue? I have a question on this. Yeah, since I am from West Bengal and in summer it's really hot and humid, and what happens, students need to stay 3 to 4 hours at a stretch. So it often happens every year 1 or 2 students get fainted during the classes. So can we use something as precautionary measure before starting of class? We can instruct something to the students. Is it possible? Thank you. Okay. एक तो ये है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है तो आप ट्राई कीजिए कि आप एसी अगर अरेंज कर सकें ऐसी जगह पर, और एसी के लिए भी कंफर्टेबल जो टेम्परेचर रेंज है वो 26-27 है, not 16. Okay, high temperature are dangerous, so low temperature are dangerous. You can start your AC at 16, but comfortable ये है कि अगर आपको रात में AC चलाना है तो उसे between 25-6-7. Okay, इससे ज्यादा नहीं. एक बात, केमिस्ट्री लैब में पहली बात तो ये हर लैब में आपको फायर फाइटर्स होना चाहिए, अग्निशामक जिसे बोलते हैं ना, फायर फाइटर इक्विपमेंट होना चाहिए. उसमें आपको ये देखना चाहिए कि उसमें जो पाउडर होता है वो एक्सपायर्ड तो नहीं है, उसे बराबर उस पर डेट लिखी रहती है. तो अक्सर लोग ये करते हैं फायर फाइटर तो लगा दिया लेकिन दे फॉरगेट टू रिप्लेस द पाउडर, वो देखना चाहिए. तीसरा चीज ये कि 1, 2, 3 बकेट्स फुल ऑफ वाटर मस्ट बी रेडी इनसाइड द लैब. देखो, वेयरएवर द फायर इज, द आंसर टू एनी फायर इज वाटर. पानी ही डालना है अगर कहीं आग लगे. ओके, तो किचन में भी मैं आपको बताऊंगा, जो माय सिस्टर्स, किचन में नेवर हैव अनदर स्पेयर सिलेंडर. किचन में एक ही सिलेंडर होना चाहिए. नेवर कीप 2 सिलेंडर इन द किचन. इफ यू हैव ए स्पेयर सिलेंडर, कीप इट फार अवे फ्रॉम द किचन. स्टोर में रखिए, कहीं रखिए. किचन में एक सिलेंडर होना चाहिए और एक बाल्टी भरी हुई पानी से होनी चाहिए. इसी तरह केमिस्ट्री लैब में आपको कोई ड्रम, कोई कंटेनर ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके पास बहुत पानी हो, जिसे इमरजेंसी में आप यूज कर सकें स्मॉल बकेट्स के जरिए. एक कोने के अंदर, एट ए कॉर्नर ऑफ एनी लैब, यू मस्ट हैव ए वाटर कंटेनर सो दैट यू कैन यूज इट एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी. बाकी दूसरा, आपको जो नॉर्मल है कि जब भी आप केमिकल्स यूज कर रहे हैं, स्पेशली आप एसिड्स यूज कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, तो आप बच्चों को पहले बताइए कि इसका खतरा है, इसको किस तरह से यूज करना है. पोर नहीं करना एकदम डायरेक्ट उसको, कि आपके हाथ पे ना लगे. ये सारी जो नॉर्मल प्रिकॉशंस हैं वही केमिस्ट्री लैब में लेनी है. एसिड डायरेक्ट आपकी हाथ पे ना गिर जाए, केयर करिए. जिन एसिड्स में फ्यूम ज्यादा हैं तो उनसे आप अपनी आंखों को बचाइए, दूर रहिए. कीप इट अवे. आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे नहीं करना, बल्कि कीप योर आईज अवे. आप उसको इस तरह कर सकते हैं. एक हैंड के बराबर डिस्टेंस जो है, ये 2 फीट का डिस्टेंस आप मेंटेन करें तो यू आर क्वाइट सेफ. Sir, one question. Sir, in continuation with that, sir, just to continue with last question, in case if some gas leakage is there, because already there are
lot many chemicals are used in laboratories, and we cannot Yeah. observe that much easily that whether some gas is leakaging or something else. So if तो उसका उपाय ये हो सकता है कि अगर आपको इस तरह का कोई खतरा है कि गैस लीकेज हो सकती है, तो स्टूडेंट शुड यूज द मास्क फर्स्ट, नॉट नेसेसरली N95, कोई सा भी मास्क यूज करें। दूसरा ये कि विंडोज ओपन रहें, विंडोज आपकी लैब की ओपन, जहां पर आपको लगे जरा सा भी गैस लीकेज हो रहा है, ओपन द ऑल द विंडोज, ओके। और अगर किसी को डायरेक्ट एक्सपोजर हो रहा है तो उसको इमीडिएटली बाहर आ जाना चाहिए। इफ समबडी इज एक्सपोज्ड टू एनी टाइप ऑफ गैस, मस्ट कम इमीडिएटली टू वरांडा, बाहर आइए, मैदान में आइए, वो एकदम खत्म हो जाता है। क्योंकि गैस जो होती है ना, वो तो एकदम से डिस्पर्स हो जाती है, ओके। तो इतनी लैब की जो गैस है वो इतनी इंजूरियस और खतरनाक नहीं हो सकती। अगर आप विंडो खोल देंगे और वो जो एक्सपोज हो रहा है उसको बाहर ले आएंगे, नथिंग टू वरी अबाउट। Okay, thank you. Sir, what we have to do? What? Please. Yeah. So what we have to do if someone showing the symptoms of epilepsy? Symptoms of epilepsy. Okay, epilepsy is a very big topic. You know, it's a very big topic. Epilepsy के symptoms आप जानते हो, fits पड़ते हैं बॉडी में, इस तरह your body में spasm आता है, आपका फेस टेढ़ा हो जाएगा, आपके फेस से फ्रोदिंग हो जाएगी, बहुत सारी। epilepsy is, you know, huge topic, so I cannot answer all about epilepsy. Yeah. So I have a simple question, sir. What first method we should use in case of the injury got from burning? Burning? Which burning? Yes, sir. Any type of burning. Okay, Suppose in case of kitchen, I'll be answering this question in my next lecture, inshallah. You will also ask, and I'll also ask them to arrange another lecture, and I'll try to answer all your queries. It is already 12:30, and I have to rush to my hospital. Okay, thank you so much, all of you. All the best to you. Kindly share your details, sir. It's there in the program schedule. हेलो मजहर सर, अभी कनेक्ट होंगे या दोबारा से लिंक भेजेंगे, उस पे कनेक्ट होंगे? इफ कैन यू प्लीज टेल मी। I think we will talk right now. ओके, थैंक यू। Hello. Yes, participants. Yes, sir. यस सर। Sorry for the delay. 143 participants are still there. Okay, now I'm just clearing the queue. Participants, please be on mute. बादशाह साहब प्लीज म्यूट हो जाएं प्लीज। Okay, one by one, please ask me what we want to ask regarding this. Hello, sir. Can I come in? Hello, sir. Can I come in? One by one, please raise the hand. I'll just raise the hand. विनय कुमार जी। सर गुड आफ्टरनून। सामने हैं आप? हाँ जी सर। कैन यू सी मी? हेलो जी, एक मिनट। हेलो, कैन यू सी मी सर? जी 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 जी, वेट। विनय कुमार, एक मिनट। वेयर आर यू? VINAY. Right, sir. Just wait. Vinay Kumar Singh.
So you want to know about this handed in? Yes, sir. Yes. You can Sir, see is on the screen. Yes, sir. I can see my name here. Just wait, I'll check whether, yeah. The presentation is working. Thank you, sir. Thank you. Anybody else? Hello, sir. Hello, sir. sir. This is Wajiha एक Bangladesh. मिनट पार्था घोष Yes, sir. Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. जी एक मिनट वेट पार्टिसिपेंट्स प्लीज देखिए, प्लीज म्यूट पे रखें, प्लीज बी ऑन म्यूट, प्लीज रिक्वेस्ट। थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, थोड़ा सा समझा करिए। बारिश हो रही है, मैं भी भीगा हूँ पूरी तरीके से, मेरा भी थोड़ा सा। पार्था जी यूट्यूब पे Yes, sir. देखिए क्या आ रहा है। मैंने कहा था आप प्राइवेट हटाइए उसे। Oh. I've told you na, same thing. Yeah. Participants, Yeah. please take care of this. Change it. Sir, will I send it again? Yes, you have to send it again. Deshmukh. No. Okay. Don't send it again. Partha ji. Hello, sir. Myself Deshmukh. Deshmukh ji, please be in queue.